आज हम जिस वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस वर्क के रिगार्डिंग द वाइट डेविल। ये जो वाइट डेविल है, सबसे पहले ये जैकोबियन ड्रामा है। तो इज़ इन जैकोबियन ड्रामा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है। और किस टाइम का फेस है जो हमें समझना, देखो जैकोबियन पीरियड जो है 1603 से लेके 1625 तक का पीरियड है। और ये जो पीरियड है वो जेम्स वन के नाम से इसे जैकोबियन पीरियड कहते हैं। और जैकोबियन पीरियड की अगर मैं बात करूँ, द वाइट डेविल, ये अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ द रियल और द हर्ट ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का जो मेन अगर राइटिंग है, कई सारे जो हिस्ट्री के इंसिडेंट ऐसे हैं जो हमें क्लियर होते हैं इस ड्रामा को देख के। यानी इस ड्रामा में कई ऐसे फेजेस लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो गन पाउडर प्लॉट। अगर आप जानते हो, गन पाउडर जो प्लॉट है वो है 1605 का, जहाँ पे इंग्लिश रोमन कैथोलिक, एक तरफ कैथोलिक है और एक तरफ क्या है, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे जो कैथोलिक है उन्होंने फुल प्लान किया था किसको, जेम्स वन को मारने के लिए। तो जेम्स वन को मारने के लिए, ताकि वो प्रोटेस्टेंट, यानी जेम्स वन जो था वो क्या था, प्रोटेस्टेंट था। तो प्रोटेस्टेंटिज्म को ख़त्म करके वो कैथोलिक के दोबारा से रूल लेके आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूरा प्लान करा कि वो असैसिनेट करेंगे किंग जेम्स वन, और इस तरह से प्रोटेस्टेंट का जो एरिस्टोक्रेसी है उसको हटा देंगे, यानी वो पूरे हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ब्लो कर देंगे। ये नवंबर 5 1605 की बात है, 1605 5 नवंबर। और इसको जो है कौन लीड कर रहा था फाइनली, द रॉबर्ट कैट्सबी। तो रॉबर्ट कैट्सबी से लीड कर रहा था, पर ये जो प्लॉट है वो पूरा फेल हो गया। आफ्टर अगर हम बात करें तो गाय फॉक्स, जिसको ये पता चल गया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड के रिगार्डिंग के भाई ये पूरा पार्लियामेंट उड़ाने जा रहे हैं। तो एक तरह से इस टाइम पे 1605, एक तो गन पाउडर प्लॉट, और ये जो राइटिंग है ये राइटिंग है 1611 इन 12 की। तो पहले तो एक तो ये सीन आपको ध्यान रखना है कि जैकोबियन टाइम और जैकोबियन फेज़ की राइटिंग है, जहाँ पे गन पाउडर प्लॉट जैसे जो है मेन इंसिडेंट ये भी हो रहा था। और साथ ही साथ ये राइटिंग एक हिस्ट्री के इंसिडेंट को दिखाती है जो कि एक रियल हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री में हमें दिखाया गया कि किस तरह से कुछ, जैसे विक्टोरिया विक्टोरिया एक्रोम्बनी, ठीक है, विक्टोरिया एक्रोमनी। ठीक है, ये जो विक्टोरिया है इसके ऊपर इस पूरी ड्रामा का जो नाम है द वाइट डेविल रखा गया। बाकी आपको क्लियर भी हो जाएगा जब हम इसे आगे पढ़ेंगे, तो पूरा बिल्कुल डीप में मैंने कवर करवा रखा है यहाँ पे। तो ये रियल हिस्ट्री का पार्ट है जिसे कि वेबस्टर ने अपनी तरफ से पूरी तरह से ट्रेस किया है। पर जो वाइट डेविल है, क्या ये वाइट डेविल किस चीज़ को यहाँ पे दिखाता है, तो ये एक फ़ीमेल है ना, एक तो फीमेल विक्टोरिया के ऊपर ही जो है ये डिज़ाइन है द वाइट डेविल। तो यानी वो सिर्फ वाइट लोगों के लिए थी, बाहर की दुनिया के लिए वो बिल्कुल डिसिप्लिन में थी, वेल रेगुलेटेड थी, पर अंदर से वो क्या है, डेविल है। तो क्या इसको किसी और उससे रिप्लेस किया जा सकता था, या ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग एक इस तरह की राइटिंग है, ड्रामा अगर हम कह सकते हैं, जिसमें कि एक कोई एक एक विलन नहीं है। तो हम इस पर बात करते हैं तो नॉर्मल सारे ही इसमें विलन है। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं तो भाई एक विलन नहीं है, हर कोई अपने अपने प्लान जो है वो अपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सारी जगह ऐसे देखने को मिलेगा कि सारे विलन हैं। और यही टाइम पीरियड था जिस समय शेक्सपियर पैरेलल में लिख रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं 1603 में शेक्सपियर की राइटिंग ओथेलो आई, और 1606 में द फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ आई। उसी टाइम पे वेबस्टर भी लिख रहे हैं। तो दोनों राइटिंग बिल्कुल पैरेलल चल रही है, एक तरफ शेक्सपियर और एक तरफ वेबस्टर है। और वेबस्टर की वाइट डेविल कई सारी चीज़ों पे फोकस डालती है। और हम इसको समझेंगे कि विक्टोरिया एक्रोमनी की जो रियल हिस्ट्री है वो किस तरह से इसमें प्रेजेंट की गई है, किस तरह से विक्टोरिया ने जो है कैसे प्लान किया कि पोप के नेफ्यू से शादी करेंगे, फिर क्योंकि वो आने वाले टाइम पे पोप बनने वाला है। फिर उसके बाद उसको छोड़ के उसने ब्रशेनियो के एरिया के ड्यूक से जो है उसके साथ गेम फिट किया अपने भाई के साथ मिलके। तो इसी तरह के जो इसमें आप कहानी पढ़ने वाले हो वो 80% जो है दैट्स रियल हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को ट्रेस किया जो कि 1604 एंड 1605 के आसपास की है। और सेम जेकोबियन ड्रामा है, और इस समय गन पाउडर प्लॉट है। इस फेज में ये डिज़ाइन राइटिंग है द वाइट डेविल। तो अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ जॉन वेबस्टर है। सबसे पहले वेबस्टर के लाइफ के बारे में बस थोड़ा बहुत, कि इसके जो फादर है वो एक तरह से कैरेज मेकर थे, यानी बग्गी बग्गी वो बनाते थे, ब्लैक स्मिथ डॉटर, ये सब उतना हमें नहीं करना। ठीक है, तो मेन क्या है कि क्या है जो इसमें समझना है वो ये है, दे हैड ए सेवरल चिल्ड्रन टुगेदर, ये भी नहीं। इन एडिशन टू द वाइट डेविल द वेबस्टर रॉट ए होस्ट ऑफ द पोएम्स एंड द 7 अदर प्लेस। कई अलग प्ले लिखे हैं इन्होंने और कई सारे पोएम्स भी लिखी है। पर वाइट डेविल दिस इज एन ड्रामा, ये ड्रामा है। द मोस्ट फेमस विच इज 1613, और जानते हैं वेबस्टर को किस लिए जाना जाता है, द फेमस राइटिंग द डचेस ऑफ माल्फी। तो डचेस ऑफ माल्फी 1613 की है। इससे पहले इन्होंने वाइट डेविल लिखी 1611 इन द 12। उसके बाद फेमस कौन सी हुई थी इनकी बहुत ज़्यादा, वो है डचेस ऑफ माल्फी।
द वाइट डेविल को भी जो है वो इटली में सेट किया गया है। इसका भी जो डचेस ऑफ माल्फी है एंड वाइट डेविल दोनों के सीन को कहाँ पे सेट कर रखा है, इटली में। इसके बाद द वेबस्टर फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेटेड विद द प्ले राइट एंड राइटिंग द डिफरेंट हिस्ट्री, कई सारे हिस्ट्री एंड द कॉमेडी प्लेस भी लिखे हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना, देखो वेबस्टर की जो भी राइटिंग थी, वेबस्टर के साथ एक डेकर भी थे जो इनके साथ मिल के लिखा करते थे, ठीक है, ये दोनों मिल के लिखते थे। और इनका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा बेन जॉनसन के ऊपर कि बेन जॉनसन की एक राइटिंग है दैट इज़ कॉल्ड द ईस्ट वर्ड हो, ठीक है, ईस्ट वर्ड हो, जो कि वेबस्टर और डेकर की एक राइटिंग वेस्ट वर्ड हो से इंस्पायर्ड है, ठीक है, वो आगे भी स्लाइड में है, वो आप देख लेना। तो अभी बस इस वाले में हमें ये ध्यान रखना है कि 1613 डचेस ऑफ माल्फी भी इन्होंने लिखी, और जो वाइट डेविल है वो इससे पहले लिखी गई थी, बस इतना ही बहुत है। अब जो है ये वाली स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझना है हमें। सबसे पहले देखो कि आफ्टर मैथ ऑफ द 1606 गन पाउडर प्लॉट के बाद ये जो राइटिंग है, गन पाउडर प्लॉट मैंने जैसे कि बताया आपको कि किंग जेम्स वन को उड़ाने की प्लानिंग चल रही थी और पूरे पार्लियामेंट को उड़ाने की प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जेम्स वन जो है वो किसको डील कर रहे थे, वो प्रोटेस्टेंटिज्म को। और जबकि कैथोलिक प्लान कर रहे थे क्या कि कैथोलिक मोनार्कियल सिस्टम आएगा तो यानी जेम्स वन को उड़ाना पड़ेगा, पर वो प्लान फेल हो जाता है। द वाइट डेविल इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल हिस्टोरिकल स्कैंडल, एक हिस्टोरिकल स्कैंडल थी, स्कैंडल मतलब जो लो लेवल की बातें होती है इस तरह की। देयर वाज द रियल वुमन नेम द विक्टोरिया एक्रोमनी, ठीक है, एक रियल वुमन है विक्टोरिया एक्रोमनी, और दैट शी रियली डिड द मैरिज सून टू बी द पॉप्स नेफ्यू, वो पॉप के नेफ्यू से शादी करती है ताकि वो क्योंकि उसका नेफ्यू भी पॉप बन जाएगा आने वाले टाइम पे, तो इस तरह वो देख के शादी करती है कि ठीक है भाई पॉप के नेफ्यू से शादी कर लेती हूँ। पर विक्टोरिया का जो, इस विक्टोरिया का एक भाई है और इसके भाई का नाम है मार्सेलो, ठीक है, ये रियल हिस्ट्री में है, ड्रामा की हिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। रियल की हिस्ट्री में क्या है, विक्टोरिया का जो भाई है वो क्या है, मार्सेलो। मार्सेलो जो है वो ड्यूक के साथ काम करता था, ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो, ठीक है, ब्रेशियानियो के ड्यूक के साथ काम करता था, कौन, मार्सियलो, यानी विक्टोरिया का भाई। तो मार्सियलो ने प्लान दिया अपनी बहन को कि काम करते हैं, आप फालतू में जो है इससे शादी करने जा रहे हो, एक काम करते हैं हम दोनों मिलके प्लान करते हैं और मैं आपको सेट करवा दूंगा किसके, ब्रेशियानो के, यानी जो ड्यूक है ब्रेशियानो को, क्योंकि ब्रेशियानो ने अपनी वाइफ को मार दिया इसाबेला को, ठीक है। तो इसाबेला वही कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर के नेम से आपको मिलेगी किसमें, मेन स्टोरी में। और ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो सेम नेम से मिलेगा आपको, विक्टोरिया भी सेम नेम से मिलेगी आपको पूरे ड्रामा में, पर मार्सेलर जो है वो इस नाम से नहीं मिलेगा। तो मार्सेलो और यानी दोनों भाई बहन प्लान करते हैं कि वो किसी तरह से जो है वो ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो के साथ जो है विक्टोरिया की शादी करवा दे। और ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो भी यही चाहता था कि वो भी विक्टोरिया पे मरने लग गया। तो अब ये तीनों मिलके प्लान करेंगे, पर इससे पहले विक्टोरिया की शादी हो रखी है किसके, पोप के नेफ्यू के साथ, तो यानी ब्रेशियानियो, विक्टोरिया और मार्सेलो, ये तीनों प्लान करते हैं और क्या करते हैं, विक्टोरिया के हस्बैंड को मारते हैं। अगर विक्टोरिया के हस्बैंड को मार दिया जाए तो आराम से शादी कर सकता है कौन, ब्रेशियानियो का जो ड्यूक है वो विक्टोरिया से शादी कर सकता है। तो ये तीनों प्लान करते हैं और इस पोप के नेफ्यू को मार देते हैं। उसके बाद विक्टोरिया जो है वो ब्रेशियानियो के साथ भाग जाती है और वहाँ पे वो दूर जाके वो जो है पैडुआ, वहाँ पे जाके ये दोनों शादी कर लेते हैं, विक्टोरिया और ब्रेशियानो। इतने में दोनों की शादी हो जाती है। सून आफ्टर द विक्टोरिया, इस विक्टोरिया को जो है वो मार देता है कौन, लोडोविको, ठीक है, लोडोविको भी सेम नाम से आपको कैरेक्टर मिलेगा ड्रामा में, ये जो ड्रामा है वाइट डेविल इसमें भी इस नाम से मिलेगा। और ये कौन था, ये एक रिलेटिव था ब्रेशियानियो का, तो वो इसे मार देता है, किसको मार देता है, इसको क्या नाम है, विक्टोरिया को, ठीक है। क्यों मार देता है, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि लोडोविको क्यों मार देता है, वो कहीं ना कहीं इसाबेला से कनेक्टेड था। अब इसाबेला कौन है, इसाबेला कौन है, ब्रेशियानो की पहली वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन है, यानी बहुत ही सिंपल है अगर हम समझे कंसेप्ट को तो, और ये रियल हिस्ट्री का पार्ट है इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी पे डिज़ाइन है, यानी जो मेन है विक्टोरिया, विक्टोरिया होती है और विक्टोरिया जो है वो पोप के नेफ्यू से शादी कर लेती है ताकि वो आने वाले टाइम पे पोप बनेगा, तो इसने बिल्कुल अपना सही सीन सेट कर रखा था। इस विक्टोरिया का जो भाई है वो मार्सेलो है। अब मार्सेलो जो है वो ये चाहता था कि विक्टोरिया की शादी किसी तरह से किससे करवा दे, जिसके पास ये काम करता था, ने ड्यूक, और वो ड्यूक कहाँ का था, ब्रेशियानो का, तो उससे करवा दे। तो ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो और विक्टोरिया ये दोनों प्लान करते हैं, और ये दोनों प्लान करते हैं किस चीज़ का, यहाँ पे प्लान करें कि ये विक्टोरिया के हस्बैंड को मार दें, और ये बिल्कुल अपने प्लान में सक्सेसफुल होते हैं। मार्सेलो, विक्टोरिया और ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो है ना, ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो, ये तीनों प्लान करते हैं और ये तीनों प्लान करके विक्टोरिया के हस्बैंड को मार देते हैं। फिर इसके बाद ये तीनों भाग जाते हैं
और बाहर जाके यानी पेडुआ एक जगह पे जाके जहाँ पे विक्टोरिया और ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो इनकी शादी करवा देता है इनका भाई। ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई। अब ब्रेशियानियो का जो एक रिलेटिव है यानी ड्यूक ऑफ जो ब्रेशियानियो है उसका एक रिलेटिव है, उसको पता चल जाता है कि इन सब के पीछे कौन है, विक्टोरिया है। तो वो विक्टोरिया को मार देता है। ये रियल हिस्ट्री है। इसी रियल हिस्ट्री को ट्रेस किया है एक बहुत ही हट के स्टाइल में, इवन द गॉथिक टेस्ट ऐड करते हुए, और बहुत सारे यहाँ पे मर्डर सीन इस तरह का सीन भी ऐड किया है क्योंकि ड्रामा लिखा गया है। इस ड्रामा को बहुत डिज़ाइन वे से लिखा गया है यानी द वाइट डेविल। और ये जो वाइट डेविल है इस पूरे उसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विक्टोरिया को। तो विक्टोरिया देखने में बाहर से सबको बड़ी खूबसूरत लगती थी, यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर किया जाए इसका तो बाहर से बहुत सही है, पर इसका नेचर वेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड था, इसीलिए इसको लिखा गया दिस वाइट डेविल। अब यहाँ पे कुछ अदर बुक्स हैं, जैसे अदर बुक्स रिलेटेड टू द वाइट डेविल। इसमें वेबस्टर वॉज राइटिंग इन द हार्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड हमने डिस्कस किया, यानी जैकोबियन पीरियड के बिल्कुल मेन फेज में जो है वेबस्टर ने राइटिंग लिखी थी, जो कि बाद में पब्लिश हुई 1611 को, पर जो राइटिंग को डिज़ाइन किया गया 1607 के आसपास। विलियम शेक्सपियर भी सेम टाइम पे लिख रहे थे, जैसे कि अगर हम टाइम पीरियड देखें तो चलो 1603 द फेमस ट्रेजेडी एंड इवन द मैकबेथ भी ट्रेजेडी है। इसी तरीके से वाइट डेविल भी एक तरह से ट्रेजेडी ऑफ एक्शन कंसिडर की जाती है। क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेजेडी ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ट्रेजेडी ऑफ एक्शन के अंदर ली जाती है। इसके बाद क्या है, इस वाइट डेविल को जो है वो क्योंकि ड्रामा है तो परफॉर्म किया गया कहाँ पे, रेड बुल थिएटर में। और आज भी रेड बुल थिएटर के जो है कई सारे वो छोटे छोटे और खोले गए हैं, जैसे हम फ्रेंचाइजी टाइप का बोलते हैं, और उस पर भी आज भी जो है वेबस्टर के इस तरह के जो प्ले है यानी ये जो वाइट डेविल है उनको दिखाया जाता है, इवन आज भी है ना। तो रेड बुल थिएटर पे इसे परफॉर्म किया गया था। उसके बाद जो वेबस्टर है, वेबस्टर के दोस्त को अगर हम देखें थॉमस डेकर, तो वेबस्टर जो है वो डेकर के साथ काफ़ी वर्क लिखते थे। उन्होंने सेट्रिकल वर्क लिखा 1603 को, द वेस्टवर्ड हो। और इस वेस्टवर्ड हो ने इंस्पायर किया किसको, बेन जॉनसन को, जो कि अगेन इसी टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, तो बेन जॉनसन को इंस्पायर किया और बेन जॉनसन ने भी इससे इंस्पायर होकर ईस्टवर्ड हो लिखा। द वाइट डेविल जो है वो इस टाइम पीरियड का जब ब्लडियर प्ले में से एक प्ले माना जाता है, जैसे कि ओथेलो है, मैकबेथ है, इसी तरह से वाइट डेविल। ये कुछ की फैक्ट्स हैं। और पूरा टाइटल अगर आप देखोगे तो फुल टाइटल क्या है, वैसे तो द वाइट डेविल बोलते हैं, पर फुल टाइटल हमारे पास है द ट्रेजेडी ऑफ द पोलो ग्रैंड ओरोइंसी ओर्सेनी। यानी ये कौन है, ये नाम है किसका, द ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो, विद द लाइफ एंड द डेथ ऑफ द विक्टोरिया कोरम्बोना। ठीक है, हमें पता है दो ही इसमें मेन है, एक तरफ ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो है और ये शादी करेगा भाग के किसके साथ, विक्टोरिया के साथ। ठीक है, जहाँ पे रियल हिस्ट्री में ब्रेशियानो ने अपनी रियल वाइफ इसाबेला को मार रखा है, और सेम ड्रामा में भी इसी नाम से ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो और इसाबेला। और वहीं पे विक्टोरिया ने जो है वो अपने हस्बैंड को मार दिया, जो कि इस नावल में सॉरी इस ड्रामा में कैमलो नाम से मिलेगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों ने भाग के जो है वो शादी करी है, और शादी जो है रियल हिस्ट्री में इसके भाई ने करवाई है। ठीक है, जिसका नाम हम क्या देख लें, मार्सेलो। पर ड्रामा में जो है वो भाई का नाम क्या है, मार्सेलो नहीं है, उसका नाम है फ्लेमिनो। ठीक है, वो देख लेंगे। बस मेन मेन कैरेक्टर देखो, ब्रेशियानो वही है, इसाबेला वही है, विक्टोरिया वही है। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है वो वही है। कब लिखी गई है, 1611 1612। इसके बाद इनकी फेमस राइटिंग और आई थी, डचेस ऑफ माल्फी 1613 में। 1612 इंग्लिश रेनेसा को डिफाइन करती है, जैकोबियन पीरियड को। और रेनेसा हम समझते हैं क्या है, होमोसेंट्रिसिज्म, यानी होमोसेंट्रिक आइडिया को जब आप पूरी अच्छी तरह से लिख रहे हो। और हमारा जो सडन शिफ्ट हुआ किससे, थियोसेंट्रिक से, यानी बाइबल बुइबल जैसे मॉरल लेसन या मोरालिटी प्लेस है, अगर हमने होमोसेंट्रिक व्यू लिखना शुरू कर दिया, यानी ह्यूमन एंजॉय करने के लिए लिखने लग गया, इसी को होमोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। तो इंग्लिश रेनेसा टाइम पीरियड पे जैकोबियन है, क्योंकि इसमें भी अपनी राइटिंग को किसी भी तरह से कैसे डिज़ाइन करके लिखा गया है, कोई मॉरल लेसन यानी क्या सीख देनी है इस कहानी में, इस तरह की कोई चीज़ सोची नहीं गई है। तो ये थियोसेंट्रिसिज्म में नहीं आती, ये किस में आती है, होमोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर ये होमोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में, तो रेनेसा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जॉनरा की बात करें तो ड्रामा है, सेटिंग क्या है, कोर्ट एंड द रूम और द पेडुआ दोनों इटली में। वहाँ पे क्लाइमिक्स में क्या है, द ड्यूक ऑफ फ्रांसिस्को, ये तो हम कहानी में देख लेंगे। एंटागोनिस्ट कौन है, तो इसमें विलन सारे ही विलन है इसमें। ठीक है, जितने भी इसमें विलन है, पर इन विलन के भी हम यहाँ पे फीचर्स देखेंगे, और कौन सा विलन जो इनमें सुपीरियर है जिसको कंसिडर किया जाता है उसको ज़रूर देखेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट है वाइट डेविल के रिगार्डिंग के, यानी जो पॉइजन प्ले है इसमें कई जगह पॉइजन का यूज़ किया गया है। कभी हेलमेट पे पॉइजन लगा दिया,
ठीक है, तो कभी फ़ोटो में पॉइज़न लगा दिया। इस तरह के सीन हैं जो कि आगे भी जो कई सारे ड्रामा में फ़ॉलो किया गया। और रेड बुल रिडेक्स का मतलब ये है कि रेड बुल थिएटर में आज भी इसको परफ़ॉर्म किया जाता है। और कई जगह रेड बुल नाम से और थिएटर खोले गए हैं, जैसे 2019 में द न्यूयॉर्क में रेड बुल थिएटर। और इस रेड बुल थिएटर में भी क्या परफ़ॉर्म किया गया, द वाइट डेविल वेबस्टर की। जॉन वेबस्टर की जो वाइट डेविल है इज़ अ स्टोरी ऑफ द पैशन एंड द रिवेंज। तो ये रिवेंज के अंडर आती है। ठीक है, रिवेंज टाइप की राइटिंग है। फर्स्ट परफॉर्म 1612 एंड द वाइट डेविल। और ये बोला गया दैट ये इंसिडेंट जो है जैसे 1612 में परफॉर्म किया गया, तो ये 30 साल पहले जो ये इंसिडेंट रियल में हुआ था, दिसंबर 22 1585। तो ये वो हिस्ट्री का पार्ट है। 1585 में एक रियल इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि रियल कैरेक्टर विक्टोरिया और ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो है ना, ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो। तो ये रियल पार्ट है और ये सेम इंसिडेंट को दोबारा ट्रेस किया यहाँ पे जॉन वेबस्टर ने अपने स्टाइल से। कह रहे रिवेंज ट्रेजेडी की जोनरा में आती है जैकोबियन फॉर्म ऑफ द ड्रामा। द वेबस्टर डिज़ाइन एंड पर्पस इन द प्ले वॉज नॉट ऑलवेज क्लियर। अच्छा, इतने पर्पस क्लियर नहीं है कि भाई किस वे में लिखा गया है, क्योंकि हमें इसमें मेटा नरेटिव फेज नहीं मिला। ठीक है, अब मेटा नरेटिव को जान लेना है। मेटा नरेटिव का मतलब होता है इसमें एक सिंगल हीरो होगा और वो हीरो जो है मेन कहानी में क्या क्या कर रहा होगा, यानी एक मेन कंसेप्ट, हाँ भाई ठीक है, इस कहानी में ये दिखाया गया है। तो इस तरह से मेटा नरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू कोई ज़्यादा नहीं दिखाती, क्योंकि यहाँ पे नरेटिव के भी इंपॉर्टेंस है, यानी जो बाकी छोटी छोटी इसमें और भी कैरेक्टर की कहानियाँ उनकी खुद की एक वैल्यू है। जबकि मेटा नरेटिव में क्या है, जैसे कि एक मेन हीरो होगा, जैसे ओडिसी हो गए है ना, इस तरह की राइटिंग, महाभारत महाभारत इस तरह की और भी जो बड़ी बड़ी राइटिंग है, रामायण होगी, राम के ऊपर डिज़ाइंड है। तो ये सारे क्या है, ये मेटा नरेटिव से एक ही नरेटिव को लेके चल रहे हैं, जो कि जिसके थ्रू हम सबको ट्रेस कर रहे हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक आपको सुपर विलन मिल जाएगा कि ठीक है भाई ये विलन है। ठीक है, और जैसे कि अब शेक्सपियर की राइटिंग में है तो इयागो, ओथेलो पढ़ते हैं तो इयागो हमें मिल जाता है, और इयागो क्या एक तरह का सुपर विलन है उस तरफ। तो इस तरह ऐसा कोई नहीं है, इसलिए मेटा नरेटिव फेज में नहीं जाती ये राइटिंग और सिंपल नरेटिव में शिफ्ट हो जाती है, जो कि इसको दोबारा से पोस्ट मॉडर्न फेज में एक उभार के लेके आती है। क्योंकि पोस्ट मॉडर्न फेज में ऐसी है कि मेटा नरेटिव को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, कि ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ मेटा नरेटिव एक की तरफ से ही हम देखें, नहीं। बाकी जो छोटी छोटी स्टोरी और भी मूव हो रही है उस कहानी के अंदर, उनकी भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है, उनकी भी उतनी ही वैल्यू। तो नैरेटिव के थ्रू भी हम जाएंगे, जरूर नहीं हर चीज़ को मेटा नैरेटिव के थ्रू कवर करेंगे। तो मिनी नैरेटिव पे वैल्यू दी गई, इंडिविजुअल नैरेटिव पे वैल्यू दी गई इस राइटिंग के थ्रू। तो पोस्ट मॉडर्न फेज में वाइट डेविल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पोस्ट मॉडर्न फेज है क्या, पोस्ट मॉडर्न फेज का सिंपल मतलब ये है, मेटा नैरेटिव को जो है वो नहीं देखना, हमें मिनी नैरेटिव की तरफ भी चलना है, जो छोटी छोटी कहानी है उसके अंदर और कैरेक्टर्स को भी देखना है, और उसके साथ साथ जो है हमें इंडिविजुअल नैरेटिव की तरफ भी शिफ्ट होना है। तो यहाँ से अब हम समरी की तरफ मूव होंगे। और अगर कोई और भी ड्रामा हो जो आपको टफ लगता हो, पर प्लीज़ 10 से 15 दिन पहले आप रिक्वेस्ट जो है वो करो, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है यार इसमें सब कुछ, क्योंकि ऑलरेडी और भी जो राइटिंग है उनको मैं रिक्वेस्ट के तौर पे उन्हें लेके आता हूँ। इसीलिए कम से कम 15 डेज़ पहले जो है आप बता दो, या फिर अपने सिलेबस को जो है मुझे सेंड कर दो। ठीक है समरी, बाकी नंबर आपको पता होगा 8882623821। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा। अब चलते हैं समरी की तरफ। तो यहाँ से शुरू होती है समरी, है ना, थोड़ा देख के चलना, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है कहानी। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझना है हमें, एक ही कैरेक्टर को बहुत प्यार से और कहानी बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमारे पास जैसे ही ये पूरा ड्रामा ओपन होता है तो हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, लोडोविको। याद है यही लोडोविको जो रियल हिस्ट्री में क्या है, वो यहाँ पे मार देता है एंड में। किसको मार देता है, वो विक्टोरिया को, और ब्रेशियानियों के साइड से आता है और विक्टोरिया को मार देता है, यानी जो मेन कैरेक्टर है उसको। तो यहाँ शुरुआत जैसी होती है ड्रामा की कि लोडोविको को दिखाया गया है, और लोडोविको को ये बोल दिया जाता है कि उसे क्या है, उसको उस एरिया से बैनिश कर दिया जाता है, यानी रोम से निकाल दिया जाता है। किसको, लोडोविको को, कि लोडोविको को रोम से निकाल दिया गया है, तो ये सीन दिखाया गया है। और लोडोविको के जो दोस्त हैं, एंटोनली एंड गैस्पेरो। ठीक है, अगर इसका नाम याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो दो दोस्त हैं, एक तरफ हमारे पास एंटोनली है, जैसे ये देखो एंटोनली, और दूसरी तरफ गैस्पेरो। ठीक है, एंटोनली और गैस्पेरो इसके जो दो दोस्त हैं वो इसको विश्वास दिलाते हैं कि टेंशन मत ले, ठीक है, तेरे को वापस बचा के ले आएंगे। तो यानी ये फर्स्ट फेज़ है, इसको हम फेज़ वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हमारे पास लोडोविक को बैनिशमेंट दे दी गई है, कि भाई निकाल दिया गया है कि रोम से, क्योंकि इसने क्या किया है, दैट ही हैज़ कमिटेड क्राइम, इसने क्राइम किया है इंक्लूडिंग द मर्डर।
इसने मर्डर कर दिया। इसी वजह से लोडोविको को जो है वो रोम से निकाल दिया गया। और इसके दोस्त जो है इसे समझा रहे हैं कि टेंशन मत ले, कि हम तुझे बचा लेंगे, तेरे लिए कुछ ऐसा करेंगे। ये है फर्स्ट फेज, ठीक है। इसके बाद बस इसका आगे कोई नहीं, एंड में इसका काम आएगा सीन का। तो ये सीन यहीं एंड कर देते हैं। बस आपको लोडोविको का नाम याद रखना, और ये वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि रियल हिस्ट्री में जो कैरेक्टर है वो भी यही है सेम, और एंड में इसका रोल आएगा, और स्टार्टिंग में भी जो है लोडोविको, ठीक है। तो लोडोविको को बैनिशमेंट दे दी गई है फर्स्ट फेज में। अब दोबारा आते हैं। अब कहानी में दिखाया गया ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो। ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो जो है वो बहुत ही उतावला है। वो किस चीज़ के लिए उतावला है? क्योंकि वो इसाबेला से खुश नहीं है, और वो चाहता है वो शादी से बाहर निकले। और वो किसके सपने ले रहा है ब्रेशियानियो? विक्टोरिया के। वो ये चाहता है बस एक तरह से विक्टोरिया मिल जाए, है ना। और विक्टोरिया की शादी ऑलरेडी किससे हो रखी है? कैमिलो से। तो वो ये जैसे कि रियल हिस्ट्री में भी देखा, एक तरफ हमारे पास क्या है? ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो, और इस तरफ क्या है? विक्टोरिया, ठीक है। जहाँ पे ब्रेशियानियो और विक्टोरिया दोनों दोनों की शादी हो रखी है। तो ब्रेशियानियो की जो वाइफ है उसका नाम जो है वो हमारे पास, ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो की वाइफ का नाम है इसाबेला, यहाँ पे इसाबेला है। और विक्टोरिया के हस्बैंड का नाम क्या है हमारे पास? कैमिलो। और रियल हिस्ट्री में अगर चलते हैं, ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो इसी नाम से, विक्टोरिया इसी नाम से, इसाबेला इसी नाम से है। बस विक्टोरिया के जो हस्बैंड का नाम है वो कैमिलो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे विक्टोरिया पहले तो शादी करती है किससे? कैमिलो से। क्योंकि वो पोप बन सकता है, तो वो ऐसी है रियल हिस्ट्री में भी, इसीलिए वो कैमिलो से शादी कर लेती है। बाद में ब्रेशियानो के पास, यानी विक्टोरिया का, अब विक्टोरिया के जो भाई का नाम है वो है क्या है यहाँ पे हमारे पास? फ्लैमिनियो। क्या नाम है विक्टोरिया के भाई का नाम यहाँ पे? फ्लैमिनियो। जबकि रियल उसमें क्या है? मार्सिलो। पर यहाँ पे क्या है? फ्लैमिनो। तो विक्टोरिया का जो भाई है वो फ्लैमिनो, वो ब्रेशियानो के पास करता है, यानी ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो के पास काम करता है। और उसे पता है कि ब्रेशियानो की जो वाइफ है इसाबेला, ठीक है, वो उससे खुश नहीं है। पर रियल वाले में क्या था कि उसे ये इसाबेला की पहले ही डेथ हो रखी है। पर हम इसमें चल रहे हैं ड्रामा में ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ब्रेशियानो जो है वो इसाबेला से छुटकारा चाहता है, और तो फ्लैमिनो प्लान करता है कि ब्रेशियानो और विक्टोरिया इन दोनों को एक साथ ले आऊँगा, तो यहाँ से हमारा जो है टाका वो बहुत अच्छी फैमिली में हो जाएगा, बहुत बड़ी फैमिली में। तो सीन सेट हो जाएगा, यानी पैसे वैसे बढ़िया आएंगे। अब फ्लैमिनो जो है वो विक्टोरिया को इंडिकेट करता है कि किसी तरह से जो है ब्रेशियानो की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ब्रेशियानो अपनी वाइफ से पहले ही दुखी था, वो उसे पसंद नहीं कर रहा था। तो ब्रेशियानो जो है वो भी चाहता था कहीं ना कहीं विक्टोरिया के साथ रहना। अब ये दोनों प्लान करेंगे, यानी ब्रेशियानो, विक्टोरिया और फ्लैमिनो, किन दोनों को गायब करने के लिए? एक तो इसाबेला को गायब की कोशिश में, एक तो इसाबेला को, और दूसरा कैमिलो को। यानी सिंपल सीन है, एक तरफ ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो है और एक तरफ हमारे पास विक्टोरिया है। और ब्रेशियानो और विक्टोरिया, ब्रेशियानो जहाँ पे अपनी वाइफ से पीछा छुड़वाना चाहता है इसाबेला से, और विक्टोरिया को आइडिया दिया है इसके भाई यानी फ्लैमिनो ने, इसके छोटे भाई ने, कि ठीक है किसी तरह से हम ब्रेशियानो की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए पर हमें कैमिलो को मारना होगा, ठीक है। कैमिलो को मारना होगा, तो यानी ब्रेशियानो, विक्टोरिया और फ्लैमिनो ये तीनों मिलके प्लान कर रहे हैं यहाँ पे किस किस को मारने के लिए? कैमिलो को भी और इसाबेला को भी। अब कहानी की तरफ मूव करते हैं। देखो स्टार्टिंग होती है कहानी की जहाँ पे ब्रेशियानो दिखाया गया है, और ब्रेशियानो जो है वो बहुत ही ज़्यादा उतावला है कि किसी तरह से बस वो इसाबेला से छुटकारा पाए और उसके बाद विक्टोरिया के पास जाए। और विक्टोरिया पहले से शादीशुदा है किससे? कैमिलो से। विद द हेल्प ऑफ विक्टोरिया के भाई की हेल्प से फ्लैमिनो, ब्रेशियानो प्लॉट करता है कि वो किस तरह से कैमिलो को मारेंगे वो। तो कैमिलो और इसाबेल को मारने की प्लानिंग चल रही है। और ये विक्टोरिया की जो मेड है जैन से, ठीक है। ये विक्टोरिया की मेड मतलब सिंपल क्या है कि ये उसकी घर की नौकरानी है जैन से, ठीक है। ये जो है, और कॉर्नीलिया, अब कॉर्नीलिया कौन है? विक्टोरिया और फ्लैमिनो इनकी माँ। तो यानी विक्टोरिया और फ्लैमिनो की माँ, और साथ ही साथ उनके एरिया की जो नौकरानी है वो सुन लेती है। क्या सुन लेती है? कि किस तरह से प्लान कर रहे हैं कौन? फ्लैमिनो किस तरह से प्लान कर रहा है विक्टोरिया के साथ मिलके कि वो किसको मारेंगे यहाँ पर? यानी विक्टोरिया अपने हस्बैंड को मारेंगे, यानी ये प्लान कर रहे हैं कि विक्टोरिया के हस्बैंड को मारने के लिए। तो ये बात कौन सुन लेता है? कॉर्नीलिया। तो कॉर्नीलिया जो है विक्टोरिया और फ्लैमिनो दोनों को धमकाती है, कहते हुए कि ये कैसी चीज़ कर रहे हो, इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। पर यहाँ पे फ्लैमिनो देखो, फ्लैमिनो बोल रहा है कि पहली गरीबी के इतने अकाल आ रखे हैं ना, और विदाउट मनी क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो ये है कि पैसे तो आए, कम से कम ब्रेशियानो के साथ अपनी बहन को जो है सेट करवा देंगे, और इससे क्या है कि सब कुछ सही भी हो जाएगा,
अब ये चाहे इमोरल हो, अनैतिक हो, चाहे कुछ भी हो, पाप हो पुण्य हो, कौन जानता है, बस ये काम करना है। तो यहाँ पे ये सीन दिखाया गया। तो बहुत ही सिंपल वे में हम ये समझते हैं कि प्लानिंग हो रही है यहाँ पे ब्रेशियानियो विक्टोरिया, एक तरफ ब्रेशियानियो एक तरफ विक्टोरिया, और देखो एक तरफ ब्रेशियानियो एक तरफ विक्टोरिया और एक तरफ फ्लैमिनो, ठीक है, ये तीन यानी तीनों प्लानिंग कर रहे हैं किसको मारने के लिए, यानी कैमिलो को और इसाबेला को भी। और ये बात सुन लेती है दो औरतें यहाँ पे, तो जैन से और साथ ही साथ कॉर्नेलिया यानी मदर इनकी, और ये बोलती है कि ये सब गलत है, पर फिर भी फ्लैमिनो जो है आके इस सब चीज़ को डिफेंड कर रहा है कि नहीं ये सही है क्योंकि पैसा मेन है। अब इसके बाद जो है कहानी कहाँ शिफ्ट होगी, मीन वाइल द इसाबेला जो है, यानी अब हम देखें तो इसाबेला जो है, इसाबेला यानी किसकी वाइफ, द ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो की वाइफ, बड़ी ही प्योर कैरेक्टर है इस पूरे अगर ड्रामा में। कोई भी अगर हमें प्योर कैरेक्टर देखना हो कि बिल्कुल 100% प्योर और फुल फ्लैश्ड वे में, तो वो जैसे कि पामेला एक कैरेक्टर थी है ना, रिचर्डसन इन सब की, तो ऐसे एक जो प्योर और पायस कैरेक्टर है फीमेल में, दैट इज इसाबेला इस पूरे उसमें। तो इसाबेला रिटर्न्स टू द रोम और वो रोम वापस आती है, और उसके बाद शी डिस्कसेस हर मैरिज विद हर ब्रदर, वो अपने भाई को बताती है अपने शादी के बारे में कि यानी ब्रेशियानियो और अपने बारे में कि ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो और उसके बीच में क्या है। तो कहीं ना कहीं इसाबेला को ये बात पता थी कि जो ब्रेशियानो जो है वो ड्यूक ऑफ ब्रेशियानियो यानी इसका जो हस्बैंड है वो विक्टोरिया के चक्कर में घूम रहा है, ठीक है, ये जानती थी ये। और ये बात जो है विक्टोरिया के चक्कर में, ये बात इसाबेला का जो है भाई यानी फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को, और साथ ही साथ एक कार्डिनल है जिसका नाम क्या है, मॉन्टिसेल्सो, यानी मॉन्टिसेल्सो, ये कार्डिनल है। कार्डिनल में एक पोस्ट होती है चर्च में, ठीक है, इसके बाद की अगर जो नेक्स्ट पोस्ट है तो वो क्या हो जाएगी, पोप, ठीक है। अगर ऐसे पोप की डेथ हो जाए तो इसके बाद अगर कार्डिनल ही जो है वो पोप की जगह ले लेता है। तो यानी फ्रांसिस्को और मॉन्टिसेल्सो, हमें ये बता रखा है ड्यूक ऑफ फ्रांसिस्को ऑफ द मेडिसी विद द कार्डिनल नेम, विद हर ब्रदर द ड्यूक फ्रांसिस्को ऑफ द मेडिसी विद द कार्डिनल नेम द मॉन्टिसेल्सो, ठीक है, ये दो हैं। तो यानी हमारे पास जो इसाबेला का भाई है वो फ्रांसिस्को है, और उसके साथ तो एक कार्डिनल जो है उसका नाम क्या है, मॉन्टिसेल्सो। तो फ्रांसिस्को है सर, और फ्रांसिस्को को भी ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं कि उसकी बहन इसाबेला की जो है उसकी सही नहीं बन रही किसके साथ, ड्यूक ऑफ ब्रेशियनियो के साथ, क्योंकि ड्यूक ऑफ ब्रेशियनियो जो है वो किसी लड़की के चक्कर में है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी, यानी आपको बस ये ध्यान रखना है, आप बता रहे हैं किसके बारे में, ब्रेशियानो, ठीक है, कोई और कलर का पेन ले लेता हूँ, यानी ब्रेशियानो और इसाबेला के बारे में, कि ब्रेशियानी और इसाबेला में जो है, इसाबेला एक पायस वाइफ है, एक प्योर वाइफ है और फेथफुल वाइफ है, फुल फिडाइल है, जबकि ब्रेशियानो इनफिडिलिटी है, इनफिडाइल है, सॉरी, इनफिडिलिटी शो कर रहा है। इनफिडाइल का मतलब जो है वो धोखेबाज है, फ्रॉड है। तो यहाँ पे इसाबेला जो है वो अपने इसके भाई, इसका जो भाई है उसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को को पता चल जाता है कि ब्रेशियानो जो है वो मेरी बहन के साथ जो है वो सही बर्ताव नहीं करता और वो उसे चीट कर रहा है, ठीक है, ये बात उसे पता थी। और यही वजह है कि यहाँ पे देखो फ्रांसिस्को को जब पता चलता है कि ब्रेशियानो का जो है एक रोमांस चैप्टर शुरू हो रखा है किसके साथ, विक्टोरिया के साथ, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद फ्रांसिस्को जो है ब्रेशियानो जो है और फ्रांसिस्को यानी फ्रांसिस्को मिलने आता है ब्रेशियानो से ये पूछने के लिए कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और दोनों के बीच में लड़ाई होने ही वाली होती है कि बिल्कुल वो लड़ाई रुक जाती है, क्योंकि बीच में आ जाता है कौन, यानी एक तरह से बात छिड़ जाती है, ये भी कह सकते हैं बीच में आ जाता है ब्रेशियानो और ईसाबेल, इनका एक बेटा भी है जिसका नाम क्या है, जियोवेनी, ठीक है। कह रहे हैं द टू मैन आर इंटरप्टेड बाय द ब्रेशियानोस द विनिंग यंग सन द जियोवेनी, बिकॉज ऑफ द जियोवेनी, इसलिए जियोवेनी के उसके थ्रू जो है वो छोड़ देता है कौन, फ्रांसिस्को, ब्रेशियानो को, क्योंकि ब्रेशियानो उसकी बहन का हस्बैंड तो है और साथ ही साथ जो है वो जियोवेनी का फादर भी तो है, इसीलिए छोड़ देता है कि चलो छोड़ो रहने दो। और यहाँ पे मामला जो है वो निपट जाता है, लड़ाई रुक जाती है। इसके बाद क्या देखो, ब्रेशियानो टेल्स इसाबेला दैट ही वांट्स टू एंड, अब देखो अब सीन चल रहा है इनके दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, ब्रेशियानियो और इसाबेला के बीच में, जहाँ पे ब्रेशियानियो इसाबेला को खुद बोल देता है कि मेरा मन नहीं करता, मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। और इसाबेला ने देखो कितने अच्छी तरह से हैंडल किया। इसाबेला डिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेशियानो फ्रॉम द फ्रांसिस्को रात, और वो चाहती थी कि ब्रेशियानो के बारे में अगर मैं अपने भाई को बता दूंगी तो वो इसको जान से मार देगा। तो इसीलिए उसने अपने भाई को ये बोला कि वो नहीं रहना चाहती किसके साथ, ब्रेशियानो के साथ, ताकि वो अपने हस्बैंड को बचा सके।
मीनवाइल कैमिलो, अब ये कैमिलो कौन है? विक्टोरिया का हस्बैंड, ठीक है, जो दूसरी कैरेक्टर विक्टोरिया उसका हस्बैंड है। और जो कैमिलो है लर्न्स दैट दिस समवन हैज थ्रोन द हॉर्न थ्रू हिज विंडो, कि किसी ने सींग फेंका हुआ है, ठीक है, जानवर के सींग। और ये किसके सिंबल होते हैं? अगर किसी के मर्द के ऊपर अगर ये हॉर्न फेंका जाए, इसका मतलब ये है कि जो उसकी वाइफ है वो चीट कर रही है उसे, यानी अलग अलग मर्दों के साथ जो है वो उसके चक्कर चल रही है, उनके साथ सो रही है। तो यानी हॉर्न जो है यानी सींग फेंक के गए किसके पास? कैमिलो के पास। इज़ अ श्योर साइन, और ये साइन है किसका? कि विलेजर्स को अब पता है कि क्या है, दैट हिम एज कुकोल्ड, कि वो उसे कुकोल्ड समझते हैं। कुकोल्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा मैन जो जिसकी वाइफ जो उसे चीट कर रही है। मॉन्टी सेल्सो कन्विंसेस कैमिलो, अब यहाँ पे मॉन्टी सेल्सो आता है, वो कैमिलो को कन्विंस करता है टू गो अवे फॉर अ वाइल, कि तुम यहाँ से जाओ, है ना, तुम्हारी काफ़ी वो हो गया। अब ये मॉन्टी सेल्सो कौन है? यानी फ्रांसिस को, अभी देखा था ना आपने फ्रांसिस को, उसके साथ एक कार्डिनल घूम रहा था, मॉन्टी सेल्सो ही वही है। तो मॉन्टी सेल्सो कैमिलो को कहता है तुम यहाँ से जाओ, और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब विक्टोरिया को पता चलेगा उसने किसको खोया, अपने हस्बैंड को। वो जानबूझ के ऐसे कर रहा था, कौन? मॉन्टिसेल्सो। अब मॉन्टिसेल्सो ऐसा क्यों कर रहा था? ताकि वो एक बार कैमिलो को भेज देगा, जैसे ही कैमिलो यहाँ से चला जाएगा, जब कैमिलो यहाँ से चला जाएगा, उसका हस्बैंड चला जाएगा, तब ब्रेशियानो आएगा चुपके से मिलने के लिए, किससे? विक्टोरिया से। और जैसे ही ब्रेशियानो जैसे विक्टोरिया से मिलने के लिए आएगा, तब फ्रांसिस्को और मॉन्टिसेल्सो उसे पकड़ लेंगे। कंफ्यूज मत होना है, नॉर्मल सी बात है। देखो कैमिलो के ऊपर सींग फेंक के गए हैं, ये बोल के गए हैं जो तेरी वाइफ है वो तुझे धोखा दे रही है। अब यहाँ पर जो है मॉन्टी सेल्सो कैमिलो को समझा रहा है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी यहाँ बेइज्जती हो रखी है। तब विक्टोरिया को पता चलेगा उसने कितनी बड़ी गलती करी है अपने हस्बैंड को धोखा देके। और ये प्लान था कि किसी तरह से मॉन्टी सेल्सो और जो फ्रांसिस्को है वो दोनों प्लान बना रही थी, कैमिलो को अगर भेज देंगे तब ब्रेशियानो पक्का आएगा किससे मिलने के लिए? विक्टोरिया। सो जैसे ही ब्रेशियानो विक्टोरिया से मिलने के लिए आएगा तभी हम उसको पकड़ देंगे। अब उसी रात को, यानी दैट नाइट एट द मिड नाइट, बीच की रात है ना, यानी आधी रात में ब्रेशियनो जो है वो मिलने जाता है किससे? कॉन्जरर से। अब कॉन्जरर क्या होते हैं? जो कि ट्रिक्स खेलते हैं, जिनको मैजिक वैजिक आता है, जादू जूदू टाइप के जो दिखाते हैं वो। क्योंकि ब्रेशियनो हेल्प लेने गया किससे? कॉन्जरर से, कि भाई कैसे प्लान करे। अब ये प्लान क्या कर रहे थे याद होगा आपको? ब्रेशियनो, ब्रेशियनो और उसके बाद कौन है? विक्टोरिया और इनका भाई यानी फ्लेमिनो। फ्लैमिनो, ये तीनों मिलके प्लान कर रहे हैं। और ये तीनों मिलके प्लान क्या कर रहे हैं? एक तरफ जाओ विक्टोरिया के किसको टपकाना है? हस्बैंड को, यानी कैमिलो को। और दूसरी तरफ ब्रेशियानियो को किसको टपकाना है? इसकी वाइफ को, यानी इसाबेला को। ठीक, अगर ये दोनों गायब हो जाए तो बहुत आसानी से शादी हो जाएगी किसकी? ब्रेशियानियो और विक्टोरिया की। ये चाह रहे थे ये तीनों। तो ये कॉन्जरर से मिलने जाता है कि प्लान बताओ कुछ हटके, ताकि ये मर्डर कर सके कैमिलो जो कि विक्टोरिया का हस्बैंड, और इसाबेला जो कि ब्रेशियानो की वाइफ है। टू किल इसाबेला, अब कॉन्जरर ने क्या दिया? विल हैव हिज असिस्टेंट पॉइजन द पिक्चर ऑफ द ब्रेशियानो। देखो इसाबेला दोबारा से कितनी अच्छी कैरेक्टर है ये देखो आप, कि उसने क्या आइडिया दिया कॉन्जरर ने, कि इसाबेला सोने से पहले हमेशा अपने हस्बैंड की जो फ़ोटो है उसको किस करके सोती है, यानी इतना ज़्यादा वो उसे पसंद करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी। कौन? इसाबेला। किसको? ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो को, यानी ड्यूक ऑफ ब्रेशियानो को इतना ज़्यादा प्यार करती थी वो। तो यहाँ पे इसका फिडाइल कंसेप्ट दिखाया गया कि कितनी ट्रू और लॉयल कैरेक्टर है ये। सबसे पावरफुल और सबसे पायस कैरेक्टर मैं बार बार ही कह रहा हूँ, इसाबेला। ठीक है, तो अगर उधर के साइड सारे ही विलन है बाकी इस पूरी कहानी में, बस ये एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि इतने से ज़्यादा विलन इस पावर को अकेले न्यूट्रलाइज कर रही है। तो इसाबेला जो है, इसाबेला हमेशा जो है वो फ़ोटो को किस करके ही सोती है अपने हस्बैंड को। तो कॉन्जरर ने अपना असिस्टेंट भेजा और बोला कि इस फ़ोटो के ऊपर पॉइजन लगा दो। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, वेबस्टर का ये जो पॉइजन है, ये पॉइजन उसका ट्रेडमार्क है। कई कहानियों में वेबस्टर का ये जो पॉइजन ट्रिक होता है ना, इसका ट्रेडमार्क इस तरह से है कि वो इस कंसेप्ट को रखता है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्लॉट, और द प्लॉट के जो रीज़न है, इट मीन हम समझते हैं कहानी के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ द प्लॉट। अगर प्लॉट को सॉल्व करना हो और उसके कंसेप्ट को कहीं ना कहीं हमें एक न्यू वे ऐड करना हो, उसका एक ऑफ शूट निकालना हो, तो दिस पॉइजन ट्रेडमार्क ये वेबस्टर को एक अलग स्टाइल देती है। इस वजह से वेबस्टर जो है जैकोबियन पीरियड का द पॉइजन ट्रेडमार्कर भी कहलाता है। तो अब क्या करा? उसने बोला कि काम करो पॉइजन डाल दो, है ना, जैसे हो जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी, ये आइडिया दिया। और ये तो चलना ही चलना है क्योंकि वेबस्टर लिख रहा है तो पॉइजन का तो आएगा ही। The conjurer will have his assistant poison the picture of the Bresciano. She always kisses before the bed. As soon as the Isabella lips touch, जैसे Isabella का लिप उस पर टच होगा, the poison picture she will die. उसके बाद कैमिलो को देखो, कैमिलो को कैसे करना है। कैमिलो को हर
कॉन्टेस्ट में उतारना पड़ेगा। और वो कॉन्टेस्ट क्या था, हॉर्स वॉल्टिंग कॉन्टेस्ट यानी घोड़े की रेस, जहाँ पे कौन कौन करेगा, यानी एक तरह से कैमिलो, कैमिलो होगा उस रेस में, और साथ ही साथ ये होगा फ्लैमिनो, है ना, फ्लैमिनो भी होगा। कैमिलो कौन है, दोबारा से देखो, कैमिलो हमने अभी देखा, यानी विक्टोरिया का हस्बैंड, इसको भी तो मारना जरूरी है। विक्टोरिया का हस्बैंड क्लैमिनो है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, फ्लैमिनो, यानी विक्टोरिया का भाई। ठीक है, तो यानी इस तरह का दोनों जो है वो रेस लगाएंगे, और इस तरह घोड़े की रेस होगा, उसमें हिस्सा लेने के लिए कह दिया। ये है, देखो, फ्लैमिनो विल ब्रेक द कैमिलोस नेक, और यहाँ पे मेन टाइम पे फ़ायदा उठाते हुए फ्लैमिनो ने जो है वो कैमिलो की गर्दन तोड़ दी। तो कैमिलो के नेक को तोड़ दिया, और सारा किस पे डाल दिया कि एक्सीडेंट हो गया हॉर्स की वजह से, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टूट गई। अब ब्रैशियानो जो है इसको अप्रूव कर देता है इस प्लान को कि बिल्कुल ठीक है। एंड द कॉन्जुरर, पर इस टाइम पे कॉन्जुरर से एक चीज़ और समझाता है कि जिस तरह का फेस तुम देख रहे हो ये सब कुछ चल रहा है, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लोडोविको है, देखो आगे उसका नाम, लोडोविको जो है वो इसाबेला को चाहता है, वो भी इसाबेला को कहीं ना कहीं पसंद करता है, कर लिया, और कल परसों अगर इसाबेला को कुछ हुआ तो लोडोविको आ सकता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से बताया गया था लोडोविको और इसाबेला के बारे में। अ फ्यू डेज लेटर खबर आई कि इसाबेला और जो कैमिलो है दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, द डेथ एंड एवरी वन इज पैनिकिंग, सबको अंदर से लग रहा था, जहाँ पे फ्रांसिस्को यानी किसका भाई और मॉन्टिसेल्सो, फ्रांसिस्को और यहाँ पे हमारे पास, और उसके बाद मॉन्टिसेल्सो, यानी फ्रांसिस्को भाई है किसका, इसाबेला का, अब ये तो बदला लेगा ही, और साथ ही साथ मॉन्टिसेल्सो, और मॉन्टिसेल्सो कौन है, कार्डिनल है। तो यानी इन दोनों को जब खबर मिलती है तो इन्हें लगता है इन सब के पीछे जो है मेजर फॉल्ट किसका है, विक्टोरिया का। तो वो इन सबको, इन सारे ब्लेम को किसके ऊपर डाल देते हैं, विक्टोरिया के ऊपर। जबकि जो है मार्सिलो, ठीक है, मार्सिलो अब आ गया कैरेक्टर मार्सिलो। अब ये मार्सिलो कौन है, देखो मार्सिलो आ गया, जबकि मार्सिलो को पता था कि कौन गलत है, इस ये पूरा प्लान किसका है, विक्टोरिया और फ्लेमिनो। यानी मार्सिलो, यानी अगर हम देखते हैं कॉर्नेलिया, कॉर्नेलिया यानी मदर थी किसकी, विक्टोरिया की, और विक्टोरिया के भाई का नाम क्या था, फ्लैमिनो। इनका एक और भाई है मार्सिलो। तो यानी कॉर्नेलिया के तीन बच्चे हैं, एक तो विक्टोरिया फीमेल यानी इसकी बेटी, और फ्लैमिनो और मार्सिलो। तो जब मार्सिलो को पता होता है कि ये सारे काम उसके भाई फ्लैमिनो के हैं और उसकी बहन यानी विक्टोरिया के हैं, उसे पता है कि फ्लैमिनो उसके पीछे गिल्टी है, एंड दैट ही chastises his brother for committing such as heinous crime। अब मार्सिलो जानता था इन सब के पीछे जो है प्लान किसका है, वो फ्लेमिनो का है। एक तरह से विक्टोरिया को मैंने मेन प्लान जो है फ्लेमिनो का, कि फ्लेमिनो ब्रेशिनियो के साथ जो विक्टोरिया को जो है मिलवाना है, वो सारा काम फ्लेमिनो का था, तो इन सब के पीछे फ्लेमिनो है, और ये वो जानता था। इसके बाद जो है फ्रांसिस्को टेक्स विक्टोरिया टू द कोर्ट। अब फ्रांसिस्को जो है वो विक्टोरिया को कोर्ट लेके जाता है। अब वहाँ पे उसके बाद कोर्ट में, यानी जहाँ पे प्रिटेंशियस लॉयर, यानी एक धूर्त टाइप का लॉयर था, यानी मतलबी लॉयर, फ्रॉड टाइप का, द क्वेश्चन सर, ठीक है, वो उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हेन द विक्टोरिया रिफ्यूजेस टू आंसर द लॉयर्स कन्वर्टेड क्वेश्चन, जहाँ पे विक्टोरिया मना कर देती है, मैं इसकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। तब फ्रांसिस्को और मॉन्टिसेल्सो, ये कौन है फ्रांसिस्को, दोबारा बार बारी बता रहा हूँ मैं, इसाबेला का भाई, और ये जो है मॉन्टिसेलो कार्डिनल है, दैट कॉलिंग हर होर, तब इसे होर बोलते हैं, ये होर मीन्स अगेन प्रॉस्टिट्यूट। ठीक है, कहते हैं ये प्रॉस्टिट्यूट है, कौन, यानी विक्टोरिया। अब जो सेंट्रल कैरेक्टर है हमारे पास, जिसको कि पूरे उसमें यानी हेडिंग में द वाइट डेविल में विक्टोरिया को ही हमने वाइट डेविल बोला है, में द वाइट, वाइटनेस क्या है, जो आउटर अपीयरेंस है दैट्स वाइटनेस, और जो डेविल क्या है, डेविलनेस उसके अंदर क्या है कि वो पूरी ब्लैक है अंदर से, बहुत चालबाज है, बहुत खतरनाक है, इस तरह से। तो इस कैरेक्टर के ऊपर लग जाता है होर का वो। और मॉन्टिसेल्सो शोज दैट ए कोर्ट ए स्कैंडलस लेटर। अब मॉन्टिसेल्सो जो है वो जो कार्डिनल है वो कोर्ट को दिखाता है एक लेटर जो कि ब्रेशियानो ने लिखा था विक्टोरिया को। पर विक्टोरिया कहती है ये कोई प्रूफ नहीं है कि जिससे कि तुम ये बोल सकते हो कि मैं ब्रेशियानो के साथ सोई हूँ। स्टिल द ज्यूरी मेड अप लार्जली ऑफ द एम्बेसडर्स। अब ज्यूरी जो थे, जो जज थे, उनमें कई सारे एम्बेसडर थे जो कि यूरोपियन कंट्रीज से थे। उन्होंने किसकी साइड ली, फ्रांसिस्को की साइड ली, और विक्टोरिया को सेंटेंस किया, और क्या बोला, दी हाउस ऑफ द कन्वर्टिटिस में डाला गया, यानी पेनिटेंट होर्स, पेनिटेंट होर। यानी पेनिटेंट होर का मतलब क्या है, जिनको ऐसा लगा है कि उन्होंने कोई गलती करी है, तो सारे होर जो है वो उस हाउस ऑफ कन्वर्टिटिस में रहते थे। ये खुद का एक टर्म है जो कि यहाँ पे किसने यूज़ किया है, जॉन वेबस्टर ने यूज़ किया है। इसके अलावा ये कहीं और यूज़ भी नहीं हुआ, और इसी उसमें यूज़ हुआ है, यानी राइटिंग में, यानी द वाइट डेविल में। ठीक है, तो इसी का एक तरह का जार्गन है।
तो यानी पेनिटेंट होर यानी ऐसे होर जिन्हें अपने अंदर से लग रहा है उन्होंने कुछ गलती करी है, तो वहाँ उन्हें कहा कि तू उनके साथ ही रहेगी। यूजिंग अ सीक्रेट लिस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स दैट द मॉन्टिसेल्सो हैज़ कंपाइल्ड, मॉन्टिसेल्सो ने क्रिमिनल की लिस्ट बना रखी थी कि भाई कौन कौन से क्रिमिनल है। उसी में फ्रांसिस्को कम्स अप विद ए प्लान। अब फ्रांसिस्को को एक प्लान आ जाता है कि वो लोडोविको, वही जो स्टार्टिंग में जो इसको बैनिशमेंट दी गई है, लोडोविको जो कि उस समय का नॉन मर्डरर है, उसको बहुत अच्छा यानी एक आर पार का जो मर्डरर है उसको बुलाएगा कि इससे मरवा देते हैं किसको, ब्रेशियानो को। पर इससे पहले क्या है दैट हाउ एवर ही होप्स टू टर्न द ब्रेशियानो अगेंस्ट विक्टोरिया। पर एक काम करते हैं, पर विक्टोरिया तो उसके लिए पागल है, तो हम एक काम करते हैं पहले ब्रेशियानो और विक्टोरिया के बीच में लड़ाई करवा देते हैं, जहाँ पे हम ये दिखा देंगे कि विक्टोरिया जो है वो असली जो है वो होर है, ठीक है, असली प्रोस्टिट्यूट है जो कि सिर्फ टाइम पास कर रही है ब्रेशियानो के साथ, यानी ब्रेशियानो को भी कोई प्यार नहीं करती। इसके लिए उन्होंने एक फ़ेक लव लेटर लिखा, एक फेक लव लेटर लिखा। और किसको फेक लव लेटर लिखा, विक्टोरिया को, यानी विक्टोरिया को एक फेक लव लेटर लिखा, ठीक है। और ये फेक लेटर जो है वो किसको दिखा देंगे, ब्रेशियानो को। तो ब्रेशियानो को शक हो जाएगा कि विक्टोरिया जो है वो इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और इसके लिए मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पे। फिर भी एट द एंड जो है विक्टोरिया जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इसमें, अपने इस पूरे स्पीच को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि ब्रेशियानो जो है उसके ऊपर दोबारा से फ़िदा हो जाता है, यानी उसके ऊपर शक नहीं होता उसे। ब्रेशियानो गेनिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया। पर हाँ, इस लेटर से उन्हें एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि अगर वो दोनों, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा हुआ था, जो बाहर से इन्होंने लेटर लिखा कि विक्टोरिया को, कि चलो भाग के शादी कर लेते हैं, ठीक है। यही लेटर इन्होंने ब्रेशियानो को दिखाया। अब इनके दिमाग में ये आइडिया था नहीं, अब एक आइडिया तो बाहर से इन्होंने इम्प्लांट कर दिया। अब ब्रेशियानो और विक्टोरिया सच में भाग जाते हैं और पेडुआ जाते हैं, जो कि रियल कहानी में भी है ना, रियल हिस्ट्री में भी है, और वहाँ जाके शादी कर लेते हैं। फ्लैमिनो भी उनके साथ साथ वहीं जाता है। और जो यहाँ पे ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे कि ना, द फ्लैमिनो वोज टू फॉलो देम। फ्लैमिनो कसम खाता है कि वो उन्हें फॉलो करेगा। अब देखो फ्लैमिनो कौन है, बारबरी में हम ये देख रहे हैं कि कौन है, विक्टोरिया का भाई। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे बात बताओ, मुझे क्या, तुम सबको भी पढ़ने के बाद एट द एंड में, या इवन जो क्वेश्चन वहाँ पूछने वाले एग्ज़ाम में, वो भी इस तरह के कैरेक्टर पे पक्का क्वेश्चन डालेंगे, फ्लैमिनो है इसमें। अगर वैसे तो सारे ही विलन है, पर अगर वैसे देखा जाए तो फ्लैमिनो इज बेस्ट विलन। नेगेटिव साइड अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यही है, वो आपको पता चल जाएगा। देखो फ्लैमिनो यहाँ कसम खाता है कि क्या फॉलो करेगा, दैट रिफ्लेक्ट इन द नेव्स टू ग्रो ग्रेट बाय बीइंग द ग्रेट मैंस एम। अब ये बड़ी अच्छी लाइन है ना, रिफ्लेक्ट इन द नेव्स डू ग्रो ग्रेट। अब नेव्स का मतलब क्या होता है, नेव्स का सिंपल मतलब होता है जो लोग धूर्त होते हैं, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट। जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, यानी जो धूर्त टाइप के लोग होते हैं, वो पावर में ऊपर उठ जाते हैं। कैसे, बड़ों की नकल कर करके, यानी बड़ों के आगे पीछे घूम के वो भी ऊपर उठ जाते हैं। यानी जो धूर्त है, वो जो बेईमान लोग हैं, वो महान या शक्तिशाली व्यक्तियों की नकल करते हैं, उसकी खुशामद आगे पीछे करके समाज में एक ऊंचा दर्जा पाते हैं। तो यानी इसी तरह से वो पीछे पीछे रह रहा है अपनी बहन के, और उसी का तो प्लान था कि ब्रेशियानो को सेट करवा दे, मतलब अपनी बहन को जो ब्रेशियानो के तरफ मूव करवा देगा। तो यानी उन्हीं की नकल कर करके, उन्हीं की नकल कर करके कि ब्रेशियानो के आगे पीछे घूम घूम के वो भी फेम पा लेगा, इसीलिए हर जगह उनके पीछे पीछे लगा रहता था ये। उसके बाद क्या है, पोप डाइस। अब ये सीन दिखा रखा है कि जो पोप की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही पोप की डेथ होगी, हमें पता है कार्डिनल जो है यानी वो बन जाएगा पोप। और कार्डिनल हमें पता है कार्डिनल का नाम क्या है, मॉडिसेल्सो। अब रोम में जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब विक्टोरिया और जो ब्रेशियानो है वो इस टाइम पे जो है वो भाग जाते हैं वो, और वो बाहर जाके वो शादी, वो तो भागे हुए हैं। अब मॉन्टिसेल्सो जो है इस नेम्ड द न्यू पोप। अब वो न्यू पोप बन गया, ये तो पता ही था कि मॉन्टिसेल्सो क्या है, अब न्यू पोप बनेगा। और जब उसे पता चलता है कि ब्रेशियन और विक्टोरिया जो वो भाग गए, तो वो ऑर्डर देता है एक्स कम्युनिकेशन का, कि एक्स कम्युनिकेट कर दो इन्हें, जिसका सिंपल मतलब है आपको पता ही होता है, एक्सक्लूड सम वन फ्रॉम द मेंबरशिप। यानी अगर मेंबरशिप या रिलीजियस सर्विसेज से, यानी क्रिश्चियन चर्च से, यानी रोमन कैथोलिक चर्च से अब उन्हें बाहर कर दिया गया, यानी वो चर्च की नज़र में ना चर्च आ सकते हैं, यानी उन्हें एक तरह का बैनिशमेंट प्रोवाइड कर दी गई है कि अब वो यहाँ पे नहीं आएंगे। लेटर दैट डे, उस दिन जो है वो लॉर्ड विको टेल्स मॉन्टिसेल्सो। अब लॉर्ड विको, अब देखो मॉन्टिसेल्सो अब क्या बन गया है, मॉन्टिसेल्सो बन गया है पोप। तो यानी अब लॉर्ड विको को ही हायर कर रखा है, लॉर्ड विको, और उसके साथ साथ कौन है, फ्रांसिस्को, ठीक है। इन्हीं को हायर किया हुआ उन्होंने, क्यों, क्योंकि मॉन्टिसेल्स और फ्रांसिस्को इन दोनों ने ही पहले सोचा था कि इसको लॉर्ड विको को उठाएंगे और ब्रेशियानो को मरवा देंगे। तो अब ये जो है मॉन्टिसेल्सो और फ्रांसिस्को जो बोलते हैं कि हम ब्रेशियानो को मारने का प्लान कर रहे हैं। पर मॉन्टिसेल्सो इसमें क्या है, एक तरह से प्रिटेंड करता है, मॉन्टिसेल्सो पीछे हटने की कोशिश करता है कि नहीं, ये सही नहीं रहेगा। पर एट दी एंड क्या है,
लॉर्ड विको को ये पता चलता है कि लर्न फ्रॉम द फ्रांसिस्को से पता चलता है कि पोप जो है सामने मना कर रहा था, यानी मॉन्टेसेल्सो सामने मना कर रहा है, पर पीछे से उसने कुछ रुपए दिए हैं, मेरे ख्याल से कुछ 1000 समथिंग ऐसे कुछ रुपए दिए थे, ठीक है, कुछ कॉइन्स वगैरह, ताकि फ़ंड दिया था पीछे से, ताकि वो क्या है अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करे। पर ये ऐसा नहीं था, ये एक तरह का एक गेम खेला गया है यहाँ पे, एक फॉल्स एक तरह का कंसेप्ट दिखाया गया है ड्रामा में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैसे सीन हुआ कि जो है मॉन्टेसेल्सो ने तो मना ही किया था, वो एंड पे भी मना ही कर रहा था, पर लॉर्ड विको जैसे ही चला जाता है तो फ्रांसिस को एक सीन क्रिएट खुद ही करता है। फ्रांसिस को फटाफट भागा आता है लॉर्ड विको के पास और कहता है ये ले पकड़, जो भी ये 1000 कॉइन्स, और एक काम कर, मार दे। किसको मार दे? ब्रेशियानो को मार दे। और ये पोप खुद कह रहा है, सामने मना कर रहा है पोप, पर उसने मुझे भेजा है कि तुझे ये बोलने के लिए, ठीक है, ये सब झूठ बोल रहा है फ्रांसिस्को, और ये एक फॉल्स सीन क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इन पैडुआ द टेंशन बिटवीन द फ्लैमिनो एंड द मार्सेलो एस्केलेट्स एंड द फ्लैमिनो किल्स द मार्सेलो। अब पेडुआ वाले एरिया में जो है दिखा रहे हैं कि सीन जो फ्लैमिनो और मार्सिलो, वहाँ पे मार्सिलो भी वहीं पहुँच गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठने लग गया, यानी दोनों के बीच में झड़प हो गई और फ्लैमिनो ने यहाँ पे मार दिया किसको? मार्सिलो को। देखो फ्लैमिनो और मार्सिलो के बीच में एक चीज़ और चली आ रही थी, वो क्या थी कि फ्लैमिनो और मार्सिलो, जो उनकी मेड थी, जिस जिस मेड का नाम आपने पीछे देखा था जैन से, उसके पीछे ये दोनों कहीं ना कहीं चाहते थे उससे, जहाँ पे मार्सिलो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और फ्लैमिनो जो है उसने मार्सिलो से इसे छीन लिया था, ठीक है। तो इसी वजह से मार्सिलो के पहले से ही जो है फ्लैमिनो इसके दिमाग में घूम रहा था, है तो दोनों भाई। तो फिर फ्लैमिनो, जब मार्सिलो को ये पता चला कि फ्लैमिनो जो है इस तरह के काम करवा रहा है कि विक्टोरिया और ब्रेशियानो का सीन करवा रहा है, तो जब और इसे ये सारा पता चला कि किस तरह से इसाबेला को इन्होंने मारा है, कैमिलो को इन्होंने मारा है, तो जब मार्सिलो मिलने गया तो इन दोनों के बीच में झड़प होगी इसी चीज़ को लेकर, और यहाँ पे फ्लैमिनो ने मार्सिलो को मार दिया। अब एक माँ ने अपने बेटे को खोया, यानी कॉर्नेलिया। अब जो कॉर्नेलिया है उसने फ्लैमिनो, उसको जब पता चला कि मार्सिलो को मार दिया है किसने, यानी फ्लैमिनो ने, तब कॉर्नेलिया जो है वो भी कोशिश करती है कि फ्लैमिनो को वो मार दे, पर वो मार नहीं पाई क्योंकि वो उसकी मदर थी। तो मदर वो मार्सिलो की भी थी, फ्लैमिनो की भी थी, पर इतनी हिम्मत नहीं जोड़ पाई कि उसे मार सके। बट शी कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू डू इट। और उसके बाद क्या है, दैट शी डिसेंड्स इनटू द मैडनेस, और ये पागल हो जाती है, यानी कॉर्नेलिया। और यहाँ से फ्लैमिनो को भी बहुत अजीब लगता है, और गिल्ट फैक्टर जो है वो फ्लैमिनो के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद है ब्रेशियनो। अब ब्रेशियनो के सीन दिखाया गया है, उसके पास एक हैंडसम आता है मोर, जिसका नाम क्या है? मुलिनसर। अब ये जो मुलिनसर है वो है कुछ कोई और नहीं है, फ्रांसिस्को ही है। फ्रांसिस्को जो है वो डिस्गाइज होके इस रूप में आता है मिनिस्टर के फॉर्म में, और यहाँ पे लॉडविको, गैस्पेरो, वो भी पैडुआ से आते हैं, और उन्होंने ड्रेस कर रखा है एज एन कैपुचिन मॉन्क्स। अब ये कैपुचिन मॉन्क्स का मतलब क्या? देखो कैपुचिन एक तरह का सिंपल एक हुड है जो बहुत पहले कैथोलिक्स पहना करते थे, और ये कैपुचिन मॉन्क्स ऐसे मॉन्क्स होते हैं जो कि बहुत ही शांत टाइप के होंगे और बहुत ही सिंपल लाइफ को लीड करेंगे, है ना, और बहुत ही ज़्यादा बस सिर्फ इनका काम क्या होता था? प्रेयर। ये सिर्फ प्रेयर करते थे, और ज़्यादातर ये पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी, प्रेयर, सर्विस टू द पुअर, ये सारे काम करते थे। तो यानी कैपुचिन मंक का जो है उसका रूप बना के आ रखे थे कौन? लॉडविको और गैस्पेरो। लॉडविको जहाँ पे क्वाइटली पॉइजन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेशियनो हेलमेट, वो ब्रेशियनो के हेलमेट के फ्रंट पार्ट पे क्या लगा देता है? जहर लगा देता है, और जैसे ही ब्रेशियनो उसे पहनता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। इस तरह से हो जाती है ब्रेशियनो की डेथ। Before Bresciano takes his final breath, Vittoria learns that he has left his entire fortune to her. जैसे ब्रेशियानो जो है अपनी आखिरी सांस ले रहा था, उससे पहले वो विक्टोरिया को बता देता है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारे नाम कर रखी है। पर इतने में मेन क्या है? जियोवैनी। अब जियोवैनी जगह पे आ गया, यानी ब्रेशियानो को जब डेथ हो गई तो अब जियोवैनी उसकी जगह ड्यूक की पोजीशन संभालेगा। और फिर फ्लैमिनो जो है वहाँ से भाग जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये जो है जियोवैनी, ये उससे भी ज़्यादा विलोनियस है, ये पक्का पता कर लेगा कि कौन कौन इसके पीछे थे, ब्रेशियानो की कैसे डेथ हुई, और ये पूरा सिनेरियो क्या था। अब जो है वो न्यू ड्यूक जो है वो कौन बन चुका है? यानी जियोवैनी। अब जियोवैनी न्यू ड्यूक बन गया, तो बनते के साथ इसने न्यू ड्यूक सबसे पहले क्या करा? बैनिशमेंट दी। किसको बैनिशमेंट दी? यहाँ पे फ्लैमिनियो को। और फ्लैमिनियो को क्यों बैनिशमेंट दी? क्योंकि उसने अपने भाई मार्सिलो को मारा, और जो अपने भाई को अगर मारेंगे दिस इसको और क्या बोलते हैं हम इसे? फ्रेट्रिसाइड। तो जब इसकी सज़ा क्या है कि इस फ्लैमिनो को बैनिशमेंट दे दी गई कि अब ये भी इस एरिया में नहीं रहेगा।
Fearing that all that he will be found out, the Flamino tries to convince the Victoria and the Janse that they should join in a triple suicide. अब फ्लेमिनो वहाँ से भाग गया। अब फ्लेमिनो गया, फ्लेमिनो को लग रहा था कि सबको पकड़ देगा, और इसी के झांसे में उसने क्या है, विक्टोरिया को और जानसे को, ठीक है, फ्लेमिनो, इन्होंने बोला कि हम तीनों जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, इससे बढ़िया उनके हाथ में आए वो टॉर्चर करके मारेंगे, इससे बढ़िया मर जाते। और एक चीज़ और बोली यहाँ पे फ्लेमिनो ने कि ठीक है, कि इस तरह से मरना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्रेशियानो भी कहीं ना कहीं इस तरह यही बात चाहता था कि वो उसने भी मरने से पहले बोला था कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद जो है विक्टोरिया को भी मार देना। इस तरह की लाइन मिक्स करी। प्राइवेटली द जानसे एंड द विक्टोरिया, जानसे और विक्टोरिया ये आपस में एक ये अपनी अलग प्लानिंग कर रहे थे। ये प्लानिंग ये कर रहे थे कि एक काम करेंगे, हम दोनों पहले फ्लेमिनो को बोल देंगे कि वो अपने आप को मार ले, फ्लेमिनियो को, उसके बाद क्या है, हम अपने आप को शूट करेंगे, बाद में हम शूट नहीं करेंगे। तो उसके बाद गन दिया भाई, आपस में एक्सचेंज करी इन्होंने। फ्लेमिनियो डाइस एंड दे विल पर्सन, उनका शूट करो, पर इन्होंने बोल दिया कि विक्टोरिया और जानसेनी के पहले तुम शूट कर लो फिर हम शूट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि फ्लेमिनियो ने क्या है वो शूट कर लिया, और बाद में इन्होंने अपने आप को शूट नहीं किया। एंड देन दे विल एस्केप फ्रॉम द पेड। उसके बाद क्या है, फ्लेमिनो इसका टू इंश्योर दैट ओनली द फ्लेमिनियो डाइज एंड दे विल परसुएड हिम टू शूट हिमसेल्फ फर्स्ट, एंड दे विल एस्केप फ्रॉम द पेडुआ विद ब्रेशियानो मनी। और उन्होंने प्लान कर रखा था कि हम दोनों जो है ब्रेशियानो के मनी को लेकर फिर गायब हो जाएंगे। फ्लेमिनियो ने अपने आप को मार दिया। द विक्टोरिया एंड द जान से रिजॉयस, वो बहुत खुश हुए कि ठीक है फ्लेमिनियो तो गया। बट द फ्लेमिनियो रिवील्स, पर उसने एकदम से दिखाया कि थी मियरली टेस्टिंग देम, है ना, जैसे पुरानी मूवियों की कहानी में होता है कि मैं ये तो नकली बंदूक है ना, इसमें तो गोलियां नकली हैं, वही वाला सीन आ गया कि फ्लेमिनियो ने बोला ये तो नकली, मैं सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। इसके बाद प्ले के फाइनल मोमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लॉडविक और गैस्परो वो आ जाते हैं सीन में दोबारा से। ये तो घूम ही रहे हैं छटा के ना, कि भाई किसी ना किसी को तो टपका के ही रहेंगे। एक को तो मार के है या मुंह पे इनके खून लग रखा, तब किसी और को देख रहे हो, वो दूसरा कौन है, विक्टोरिया। तो ये क्या करते हैं कि लॉडविक और गैस्पर ये आते हैं, इनमें विक्टोरिया को भी मार देते हैं, फ्लेमिनियो को भी मार देते हैं और जानसे को भी मार देते हैं, यानी तीन को जानसे और जानसे सच में मार देते हैं। फ्लेमिनियो इज ओवरकम विद दिस सैडनेस एंड रिग्रेट। अब फ्लेमिनियो जो है वो एंड में बहुत ही सैडनेस और रिग्रेट फील कर रहा था जब उसको मारा जा रहा था, जबकि वहीं पे विक्टोरिया और तो जानसे जो है वो बोल्ड फेस के थे, बिल्कुल घमंड में। एंड द जियोवानी इज नाउ अ ड्यूक हिमसेल्फ। अब जियोवानी जो है वो ड्यूक है। सर्वे द ब्लडी सीन, वो देख रहा होता है कि ये सीन एकदम से इतना कैसे हुआ और कौन कौन है उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, और यहीं पे ये जो राइटिंग है वो ख़त्म होती है। एंड में देख रहे होगे आप, एक सेनेका पैटर्न है ना, सेनेका ट्रेजेडी जैसा सीन दिखाया गया है, मर्डर सीन बहुत ज़्यादा जिस तरह का सेनेका यूज़ करता था अपनी राइटिंग में, उस तरह का कंसेप्ट रखा गया है ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में, कि बहुत एंड में जो है मर्डर सीन दिखाना है, उस तरह का मर्डर सीन भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे एनालिसिस है, देखो सबसे मेन क्या है कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो हमें देखने कंसिडर है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या हम पॉइंट लिख के आए ताकि हमारे अच्छे नंबर आएँ, और स्टार्टिंग में और किस किस अलग अलग जो इनके मल्टी फेसिटेड है, मल्टी डायमेंशन है, उनको हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई और कुछ एक्स्ट्रा और भी समझना हो। तो एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, द वाइट डेविल इज़ अ विक्टोरिया कॉर्मोनाइज एंड ट्यूमल्टस एंड द मेलोड्रामा है, बिल्कुल सही मेलोड्रामा है, जहाँ पे सीन में लव, रोमांस एंड ऑल्सो डेथ वाला सीन भी आ रहा है। एलिजाबेथन एज में लिखी गई है। इसे डीड्स परफॉर्म बाय द हीरोइक पर्सनेजेस। प्लॉट इन्वॉल्व, प्लॉट में क्या है, लव है, ट्रेचरी है, धोखा वगैरह, रिवेंज है, इनक्रेडिबल, बट इट्स ऑल्सो एज एन एक्चुअल इवेंट दैट टेक प्लेस इन द 16th सेंचुरी इन इटली। तो ये हिस्ट्री के ऊपर डिज़ाइन है, जैसा कि हम जानते हैं। The deep impression in the history in the 17th century. The characters by and the large as well as many of the situation and the event of the play are historical. काफ़ी इंसिडेंट और सीन जो है वो हिस्टोरिकल है, ट्रू हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। और इंडेक्स टर्म में क्या है, पर्सनल ट्रेचरी, इनक्रेडिबल, ये खुद ही देख लेना मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रीज़ है ना। ट्रीज़ किस चीज़ के सिंबल है, तो इस राइटिंग में ट्री का एक बहुत एक्सलेंट यूज़ हुआ है, और ट्री बहुत अच्छी जगह सिंबल में यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। थ्रू आउट द वाइट डेविल, अगर वाइट डेविल हम पढ़ते हैं, मैनी कैरेक्टर यूज द इमेजेस ऑफ द ट्री टू सिंबलाइज द विक्टोरिया एंड द ब्रेशियानो एडल्ट्रस रिलेशनशिप। तो विक्टोरिया और ब्रेशियानो के बीच में जो इस तरह का एडल्ट्रस सीन चल रहा था, उसके लिए ट्री का एज एन इमेज दिखाया गया है कई जगह। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, विक्टोरिया हर सेल्फ ड्रीम दैट हर लव विद द ब्रेशियानो, कि उसका जो प्यार है ब्रेशियानो के साथ इज सिम्बलाइज बाई ए स्ट्रॉन्ग एंड द लवली यू ट्री, है ना, यू ट्री से कंपेयर किया गया है। ये जो यू ट्री है ये कहाँ उगते हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ऐसी जगह पे। यानी कहने का मतलब है जो ब्रेशियानो और विक्टोरिया का जो लव है वो यू ट्री से इसलिए कंपेयर किया गया है
क्योंकि इनका जो लव है वो एक तरह से किसी की डेथ के ऊपर डिज़ाइन है। किसकी डेथ के ऊपर डिज़ाइन है? विक्टोरिया। विक्टोरिया ने कैमिलो को मारा, यानी कैमिलो को मारा तभी विक्टोरिया मिली, और इधर ब्रेशियानो ने इसाबेला को मारा। तो यानी मौत के ऊपर ही तो उन्होंने अपने प्यार को सजाया है। तो यानी ये डेथ के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे यू ट्री इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल जो कि शो किया है यहाँ पे। इसके साथ साथ लवर्स ऑल्सो टेक द रिलेशनशिप ऑफ द पब्लिक पर्सन ब्रेशियानो विद हिज वाइफ एट हाउ फ्रांसिस्को सीज द एडल्ट्रस कपल एज एन इवन मोर नेफेरियस काइंड ऑफ द प्लान। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को भी जो है वो एडल्ट्रस कपल को एक नेफेरियस काइंड ऑफ द प्लांट लाइफ से कंपेयर करता है। लेट हिम टू क्लीव टू हर एंड बोथ रॉट टुगेदर। इनको साफ करना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों ही सड़ जाएंगे और बाकियों को भी ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे रोटिंग है ना, सड़ना गलना, इस तरह की चीज़ जो है वो यूज़ किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज़। ठीक है, ट्रीज़ की रोटिंग की लाइन जो है फ्रांसिस्को ने यूज़ कर रही है, और वहीं पे दूसरी तरफ जो है यू ट्री, इसका भी खुद का एक हटके एग्जाम्पल है। पॉइजन जो ट्रेडमार्क है वेबस्टर की राइटिंग का। द पॉइजन इज अ कॉमन कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द प्लेस एंड कैरेक्टर। देखा हमने कि ब्रेशियानो के जैसे कॉन्जरर को उसने बोला किस तरह से इसाबेला को जो मारा गया था वो पिक्चर के ऊपर मुँह लगा के, है ना, सिंपल क्या लगाया गया था पिक्चर के ऊपर, यानी जहर लगा दी गई थी, और इसाबेला वाइफ जो वाइफ थी यानी ब्रेशियानो की, वो सोने से पहले उस पिक्चर को किस करके सोती थी, वैसे डेथ होगी उसकी। उसके बाद लोडोविको ने कैपुचिन मॉन्क का वो भेस में बना रखा था। उसके बाद उसने हेलमेट पे ब्रेशियानो के हेलमेट पे क्या लगा दिया? जहर लगा दिया। जैसे उसने उसने पहना तो उसकी भी डेथ होगी। इसके बाद ये जो हॉर्न है ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा सिंबल यूज़ हुआ है। देखो ये तो ओवर सीइंग है। द वाइट डेविल एंड इन द इंग्लिश रेनेसां पीरियड इज ब्रॉडली द हॉर्न। हॉर्न को यूज़ किया गया एज एन सिंबल ऑफ द कुकोल्ड, यानी जिनकी वाइफ जो है उसको धोखा दे। तो देखो यहाँ पे भी कुकोल्ड के दो कंसेप्ट रखे गए हैं। अगर अगर जैसे ये वाइफ है और ये क्या है, ये हस्बैंड है। अगर जो एक तरह से वाइफ अगर वो निकले इनफिडाइल, यानी इसके चक्कर कईयों के साथ पाए गए हैं, तो हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा सितम ढाए जाएंगे, तो ये कुकोल्ड यानी इसके ऊपर सींग फेंका जाएगा, और ये कुकोल्ड में है। पर इन केस अगर जो हम देखें कि हस्बैंड के चक्कर कईयों के साथ चल रहे हैं और वाइफ यहाँ पे जो है वो फिडाइल है, बिल्कुल सही है, तो फिर वाइफ के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वाइफ के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं होगा कि नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि वाइफ के ऊपर सींग फेंकना ज़रूरी है या वाइफ जो है उसको कुकोल्ड बोला जाएगा, ये सब नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर हस्बैंड अगर वाइफ अगर ख़राब निकल जाए तो सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बात रखी गई थी। ये हमें देख के इस राइटिंग से भी एक परफेक्ट एग्जांपल मिल रहा है हमें देखने को, और इस राइटिंग में भी इस तरह का दिखाया गया है। For example, horn जो as in symbol of cuckold, the being cuckold was seen as supremely the shameful, emasculating. So the costume, the horn were often used to mock the married men. In Webster play, the Camillo, that whose wife Victoria is indeed having an affair with another man surrounded by the horn symbol. From the earliest moment of the play, the Flamino teases the Camillo. है ना, फ्लैमिनो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो है हम देखते हैं कि किस तरह से कैमिलो को टीज करता है फॉर हैविंग दी हॉर्न्स एंड द लार्ज ईयर्स, कि उसके भाई सींग है और बड़े बड़े कान हैं। हॉर्न सिंबल किस चीज़ का है वो तो पता ही है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है एयर किस चीज़ का सिंबल है? लिंकिंग विद द हॉर्न द सिंबलाइज कैमिलो टेंडेंसी टू एंगेज इन द गॉसिप, के वो भाई औरतों की बातें सुनता है। इस तरह के कैरेक्टर को दिखाया इन्होंने कैमिलो को। तो कैमिलो फाइंड दैट समवन हैज थ्रोन अ पेयर ऑफ द हॉर्न, किसी ने हॉर्न फेंका खिड़की से, विच मॉन्टिसेल्सो ने उसे इंटरप्रेट करके बताया कार्डिनल ने कि ये कुकोल्ड का सिंबल है, दैट एवरीवन नोज कि विक्टोरिया जो है वो तुझे चीट कर रही है। बट इंटरेस्टिंगली द इसाबेला, अब जब इसाबेला पे आते हैं, इसाबेला सिमिलरली पिक्स अप ऑन हर स्पाउस द ब्रेशियानो इनफिडिलिटी। अब इसाबेला ने भी देखा कि ब्रेशियानो जो है वह इनफिडाइल है, बट शी डिस्टेंसेस हरसेल्फ फ्रॉम द हॉर्न इमेजरी, पर उसके ऊपर कोई हॉर्न की इमेजरी नहीं लगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था अगर वाइफ जो है वो अगर अगर पायस है, वो अगर फिडाइल है, वो बिल्कुल पवित्र है, और अगर हस्बैंड के कई इस तरफ कई सारे वो चल रहे हैं यानी कनेक्शंस, तो ऐसे में वाइफ के ऊपर जो है वो कुकोड जैसा कंसेप्ट नहीं लग सकता। वो सिर्फ किस पे लगेगा? अगर वाइफ अगर बेकार हो तो हस्बैंड पे लगेगा कुकोड वाला। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे द टाइटल ऑफ द वाइट डेविल। जो टाइटल ऑफ द प्ले ऑफ द वाइट डेविल, द अदर टाइटल इज द विक्टोरिया कोरम्बोना। ठीक है, ये भी इसी को ही प्रेजेंट करें, बट द फॉर्मर टाइटल इज द मच मोर सूटेबल, पर ये जो टाइटल है वाइट डेविल ये ज़्यादा सूट करता है। इसके बाद बोल रहे हैं वो यहाँ पे कहानी लिख रखी है उसके ब्रदर का, वो वगैरह वगैरह ये। एन ई डी इवन द क्लासीफाई द मीनिंग फॉर द वाइट। अब देखो वाइट का यहाँ पे मीनिंग कैसे, प्योर, स्टेनलेस, इनोसेंट, ये सब है। पर इसके साथ साथ एक आयरनी जनरेट कर रखा है। क्या वाइट के साथ क्या लगा रखा है? डेविल को लगाया। इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द आयरनी ऑफ द टाइटल, द वेबस्टर ऑल्सो हैड द माइंड ऑफ द एलिजाबेथन प्रोवर्ब का कंसेप्ट यूज़ किया है, वेयर द वाइट डेविल इज़ अ वर्स दैन द ब्लैक
and the devil can transform himself into the angel of the light. The very title of the play then is a figure of the sort that have been discussing, the Victoria and the White Devil. White to the outside व्यू है ना, बाहर की तरफ वो white है बट द इनसाइड इज अ ब्लैक डेविल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना आप. Lodovico opens the play with a series of the figures and expresses the relationship between the deceptive appearance and the bitter reality. तो जो एक appearance है, जो दुनिया की नज़र में क्या चीज़ है, and the reality, इस कंसेप्ट को बहुत जगह इस राइटिंग में दिखाया गया. तो आपको कोई भी आंसर राइटिंग लिखोगे उसमें ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है. इस stark comparison between the appearance and reality. Is to end the play by putting the disguise of the friar in the commentary side of the matter. बाकी ये कहानी है. अपीयरेंस एंड द रियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें. द वाइट डेविल वेबस्टर की जो अदर प्ले द डचेस ऑफ द माल्फी इज अ प्लेस ऑफ रिच एंड द कॉम्प्लेक्स टेक्सचर उसमें यूज़ करे गए डचेस ऑफ माल्फी में. जबकि वाइट डेविल जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, द अपीयरेंस एंड द रियलिटी, जो कि इसके टाइटल में भी इट्स मीन द वाइट डेविल है ना, है वो डेविल पर बाहर से दिखने में वो वाइट है. लोडविको ओपन्स द प्ले, वही लिख रखा है इन द प्ले दैट द वॉल्स नो लॉन्गर द सीम्स टू बी द वॉल्स. अब इस प्ले में जो है जो असली लोमड़ी है, चालबाज जो है वो दिखते नहीं है उतने चालबाज. And the fortune that makes to show the person. First, we find the fortune that show of the favoring to deceive. Secondly, the rich and the powerful regarded as the wolves and however the wolfish they may be, है ना, कि यहाँ बताया कि जो इसमें पावरफुल लोग हैं वो वुल्फ की तरह चाल चल रहे हैं और उनका चाल में ही है जो है वो लोमड़ी बन जैसे उतनी चालाकी उनके अंदर है. The magnificence of the rank cover the multitude of this in all the major character in the play is different from that they seem to be. जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे डिफरेंट है जैसे वो दिखाई दे रहे हैं. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेमिंग एंड द अपीयरेंस, सेमिंग एंड टू बी, यानी जो दिख रहे हैं और उसके बाद जो रियलिटी में है वो दोनों में बहुत फ़र्क है. दिस इज द फैक्ट टू मीन टू हैव द ब्रेशियन इन सेड्यूसिंग द विक्टोरिया. विक्टोरिया अर्जेस टू लव द मर्डर इसाबेल. अब विक्टोरिया यहाँ पे कहती है कि इसाबेला को मार दो, एंड हिज वाइफ एंड द कैमिलो. तो जैसे कि जो कैरेक्टर दिख रहा है पर वो उससे बिल्कुल ही ट्रूली अपोजिट है. तो यही है यहाँ पे अपीयरेंस एंड रियलिटी जो कि इसको 100% इस राइटिंग को बहुत ही फेमस बनाती है. तो ये अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में और इसके बैकबोन में स्टाइल ऑफ राइटिंग के, तो वाइट डेविल, अपीयरेंस एंड रियलिटी जो उसके टाइटल पे भी है और इवन जो उसके अगर हम बात करते हैं इवन इन द कोर और नटशेल की बात करें तो वो ये चीज़ निकल के आती है इन द अपीयरेंस एंड रियलिटी. हर कैरेक्टर को लेके यही है, बाहर की नज़रों में कुछ और है, वो अंदर कुछ और है. द सजेशन टू लव टू द फ्लोरेंस, अब ये जगह वो सिंपल कहानी है. But after, देखो यहाँ पे he especially the warms in against his plan to kill the Bresciano. But after the Pope has left, the Duke sends a servant to the Lord Vico with 1,000 crown, है ना. ये वो जो फॉल्स सीन मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से जो सीन को दिखाया गया पर है कुछ और ही. यहाँ पे हमें और दिखाया गया कि नॉर्मल क्या है, लॉडोविको वो नहीं, यानी मॉन्टिसेल्सो. मॉन्टिसेल्सो वैसे मना कर रहा था क्योंकि नया पोप बना था कि भाई इस तरह से चीज़ नहीं करना, ब्रेशियानो को नहीं मारेंगे. पर फिर भी लॉर्ड विको को एक फॉल्स स्टेटमेंट दी यहाँ पे किसने, जो हम पढ़ते हैं यानी फ्रांसिस्को ने, है ना. तो फ्रांसिस्को ने फिर भी झूठ बोला लॉर्ड विको को, ठीक है जाओ, क्योंकि मॉन्टिसेल्सो ने यही बोला है कि और साथ ही साथ कितने भिजवाए हैं, 1,000 यानी 1,000 क्राउन्स भिजवा रखे हैं कि उसे मारने के लिए. तो ये भी एक फॉल्स है. तो हर जगह की फॉल्सिफिकेशन ज़्यादा इसमें मूव कर रहा है, यानी जो कैरेक्टर जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है. अब इसमें देखते हैं विक्टोरिया एज अ विक्टिम ऑफ द जेंडर पॉलिटिक्स इन द जॉन वेबस्टर ड्रामा द वाइट डेविल. अब इस वाले में देखते हैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द जॉन वेबस्टर द वाइट डेविल. द ड्रामा इज अ ट्रू रिवेंज ट्रेजेडी है और द ट्रेजेडी ऑफ एक्शन भी है. द थीम ऑफ लव, मैरिज, करप्शन इन इटालियन कोर्ट ये भी दिखाया गया. मेसोगानिज्म भी दिखाया गया है, यानी जो फीमेल को नफरत करते हैं, पावर, अथॉरिटी, मोरालिटी रिफ्लेक्ट द वेबस्टर सॉलिड रेनेसा टेंडेंसी. ठीक है, ये पूरी एज इट इज़ ऐसे ही लाइन याद कर लेना, लिखाना. The story centers on the true events of the death of the young Italian nobleman, बिल्कुल सही, the Victoria Comedy in 1585. 1585 का जो ट्रू सीन है उसके ऊपर ये डिज़ाइन है ये पूरी कहानी. But she faces the extreme persecution and the deceit. She is disdained for the adultery more than the actual allegation that put her under the clutches of the law. उसके ऊपर ज़्यादा एडल्ट्री के चार्ज लगाए गए थे पर उसके सिर्फ एक एडल्ट्री का चार्ज था, वो उसका ब्रेशियानो के साथ था. पर कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया यानी उसे एक तरह से पर्टिनेंट होर ये भी टाइटल दे दिया गया और होर का टाइटल भी दे दिया गया और इतने सारे उसके ऊपर वो लगाए गए, जबकि सिर्फ उसके साथ एक ही मर्द के साथ था, दैट इज़ द ब्रेशियानो. तो वही कह रहे हैं विक्टिम ऑफ द जेंडर पॉलिटिक्स की विक्टिम बहुत ज़्यादा दिखाई गई ये कैरेक्टर. एंड हाउएवर द करेज शी होल्ड्स द विट एंड द ओरेटरी,
इसकी ऑरिटरी पावरफुल है, इस वजह से ये बच गई, नहीं तो फिर इस पूरी राइटिंग में ये जो कैरेक्टर है इसकी बहुत बुरी हो जाती। The Webster White Devil stages the authoritative of the character and the powerful with their status, the weakness and the superficiality. In reality, they fade in the front of the Victoria, resoluteness and the valor. यहाँ पे पावरफुल है विक्टोरिया को एज एन पावरफुल कैरेक्टर दिखाएगा, जिसकी वजह से उसने जेंडर पॉलिटिक्स जिस तरह के कंसेप्ट को जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट किया है। इन द प्ले द विक्टोरिया विक्टिमाइज एंड डीह्यूमनाइज इन द डेबिलेटेड मैनर बाय द रूल्स ऑफ द इटालियन कोर्ट। इटालियन कोर्ट के कई सारे जो है इस पर रूल्स लगाए गए, पर उसने बोला एंड में कि प्रूफ है तो बताओ। ऑल द कैरेक्टर डेवलप अराउंड द विक्ट फ्लैमिनो नेफेरियस एम ऑफ मेटेरियलाइजिंग हिज फाइनेंशियल बेनिफिट। तो जितने भी हम देख रहे हैं कि सारे जो कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं फ्लेमिनियो के नेफेरियस एक्ट के थ्रू ही घूम रहे हैं, क्योंकि फ्लेमिनो के ही मटेरियलिज्म का कंसेप्ट था कि कहाँ कहाँ से फ़ायदा कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ ये कर सकते हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं हाथ था विक्टोरिया के उसमें। नहीं तो वो मना कर देता अपनी बहन को कि ये सब नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मार्सेलो था वो अलग था, पर वो भी मना कर सकता था फ्लैमिनो विक्टोरिया को ये सब नहीं करना, पर कहीं ना कहीं फ्लैमिनो का एक नेफेरियस एम था ऑफ मेटेरियलाइजिंग इस फाइनेंशियल बेनिफिट के थ्रू सारे कैरेक्टर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाकी कैरेक्टर को फ्लोट करवा रहे हैं इस कहानी में। And he murders the Marcelo to secret the sweeter Janse, and interestingly he keeps the good terms with the Janse only for his benefit. उसे मार दिया किसको, मार्सेलो को, और उसी को गलत बता दिया, और ताकि वो जैनसे के साथ जो है उसकी फिर भी अपने जो है वो रिश्ते अच्छे बना रखे थे। आफ्टर इज बैनिशमेंट फ्रॉम द कोर्ट, जब उसे कोर्ट से निकाल दिया तो उसने विक्टोरिया पे सारा ब्लेम उठा के डाल दिया। यानी जब न्यू ड्यूक बैठता है जियोवेनी, जो कि उन्हीं का बेटा होता है यानी ब्रेशियानो का, और इसाबेला का, जब वो बैठता है तो वो जैसे ही बैठता है वो उसे बैनिशमेंट देता है, वो सारा इल्ज़ाम उठा के किस पे डाल देता है, फ्लैमिनो विक्टोरिया पे, यानी अपनी बहन पे, कि इसकी वजह से ही हुआ है। फिर उसके बाद एंड में सुसाइड के लिए भी उन्हें तैयार करता है, उसके बाद खुद भी सुसाइड नहीं करता। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो फ्लेमिनियो ये एक बहुत ही नेफेरियस कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग विलन देखने को मिलता है हमें राइटिंग में। कंक्लूजन खुद कर लेना। आगे द जैकोबियन रेडिकल पिक्चर ऑफ द वाइट डेविल है ना, रेडिकल मीन्स द कंप्लीट चेंज, and this all apart in the white devil, the blackness and the corruption get in the theoretical action from the beginning to the end of the dramatic illusion। यानी blackness और corruption इसको काफ़ी जगह दिखाया गया white devil में। The ground base of the white devil in the Jacobean belief is the vanity of the world and the impending collapse। The Jacobean drama is far more radical because it contributes to break of the impasse and the new providing solution but suggesting the new areas of the inquiry। यानी सिंपल इसमें मतलब ये है, जब इम्पेंडिंग कोलैप्स यानी आने वाला टाइम जब सब कुछ बर्बाद होने ही वाला है, तो इसका एक तरह से इसमें वो दिखाया गया, क्योंकि हमने पता है कि बैकग्राउंड क्या था इसमें, गन पाउडर प्लॉट, उसके बाद ये हिस्ट्री का ये इंसिडेंट, इन दोनों को उठाया गया, जिसको देखे कि साफ लग रहा है कि कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला। इस तरह की एक मनहूसियत यानी एक ब्लैकनेस एंड करप्शन जो है इन्वायरमेंट, वो ऐड हो गया, जिसने कि राइटर को यानी वेबस्टर को एक पॉइंट दिया जहाँ से उसने लिखना शुरू करा। टी.एस. इलियट ने भी यहाँ बोल रखा है, दैट पॉइंट्स आउट that will provide an interesting example of very great literary and the dramatic genius directed toward the chaos। उस टाइम का जो जैसे हालात थे chaotic था, यानी कुछ समझ नहीं आना, उस सारे चीज़ को एज इट इज़ प्रेजेंट किया है यहाँ पे किसने, वेबस्टर ने अपने वाइट डेविल में। तो विजुअल आर्टिस्ट इफेक्ट जो है वेबस्टर की वो आर पार की बताई गई है। एंड एवरीवेयर द ब्लैक सीन इज आउटस्टैंडिंग, द कलर प्ले, सब जगह को बिल्कुल नॉनसेंस पेसिमिस्टिक वे से दिखाया गया, बिल्कुल डार्क राइटिंग में लिखा गया है। एंड इवन द नेगेटिव विजुअलेशन को शो किया है इसमें। एम्बिग्विटी देखी गई है जहाँ पे मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे, पर इसका मतलब नहीं है, अगर मैं बोल सकता हूँ इट्स अ मिरर टू दैट टाइम, इसको आईने की तरह रखा गया था उस फेज़ के, इसीलिए ये जैकोबियन का मिरर राइटिंग है। जैकोबियन फेज़ की अगर मिरर राइटिंग करके आपको उठा के पढ़नी है, उस टाइम का फेज़ किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह का पॉलिटिकल, किस तरह की वुमेन का रोल था, उन सबको अगर देखना हो तो वाइट डेविल इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल। The trial in the John Webster, The White Devil in Italy, and the reenactment of the Renaissance English drama. English playwrights were fascinated in Italy both in the positive and the negative way. And even the Webster, The White Devil, the story of the Victoria acrimony, was so famous that many writers appropriated it and rewrote it centuries after the fact। कह रहे जो ट्रायल सीन था वेबस्टर की वाइट डेविल में, जो कि इटली में री एनैक्टमेंट ऑफ द रेनेसा इंग्लिश ड्रामा, एक तरह से एक नया इंग्लिश ड्रामा को देखने को मिला, क्योंकि ये डार्क रेनेसा था। एक तो होता है रेनेसा जहाँ पे आप एक पॉजिटिव वाइब फील कर रहे हो, तो रेनेसा का सिंपल मतलब ये है कि आप
होमोसेंट्रिक बेस पे लिख रहे हो, यानी ह्यूमन को सेंटर कंसिडर करके आप राइटिंग लिख रहे हो, जहाँ पे आपको ये मतलब नहीं है कि मॉरल लेसन देना है, हमें सीख देनी है इस कहानी से, इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ों को देखा जाएगा तो वो मोरालिटी प्ले की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी वो सारी प्ले जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी थियोसेंट्रिसिज्म का। पर क्योंकि ये रेनेसा है, इट मीन्स आप ह्यूमन की क्वालिटी को प्रेजेंट करो। पर ये डार्क फेस की रेनेसा दिखाया है यहाँ पे वेबस्टर ने, एक नेगेटिव और पेसिमिस्टिक वे से, एक बिल्कुल ही डार्क वे में दिखाया। तो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द डार्क रेनेसा। और ये री एनैक्टमेंट ऑफ द रेनेसा इंग्लिश ड्रामा, क्योंकि इसी रेनेसा को जो इस फेज़ में ख़त्म हो गई, यानी अराउंड 1620-30 में जो ख़त्म हो जाएगी, आगे जाके इवन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में दिखाया था 2019 में भी, यानी रेड बुल थिएटर में इसको दोबारा दिखाया गया, जो कि हमें बार बार एग्जांपल देती है अबाउट द री इनैक्टमेंट ऑफ द रेनेसा इंग्लिश ड्रामा ऑफ द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के जो रेनेसा ड्रामा है वो, उसको आज भी 21st सेंचुरी में भी उसको दोबारा से री इनैक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब उस राइटिंग में कुछ खासियत है, और इस तरह से रेनेसा जो है अभी भी मूव कर रही है। बेशक ये ब्लैक रेनेसा, बट स्टिल रेनेसा मूव कर रही है। इसके बाद विक्टोरिया कोरेमोना के कैरेक्टर के बारे में यार ये खुद कर लेना है ना, एक बार स्लाइड को रोक लेना और एक बार पढ़ देना, ये भी सेम वही है। अब आते हैं द इक्विलिब्रियम ऑफ अपोजिट इन द वाइट डेविल आर री इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये दिसंबर 2020 को ये पब्लिश हुई है बाय द ऑनलाइन, द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी है। तो यहाँ पे 2 दिसंबर 2020 को जहाँ पे ये बताया गया था इक्विलिब्रियम ऑफ द अपोजिट, बेशक दो अपोजिट रखे पर उसके बीच में इक्विलिब्रियम को मैनेज किया गया है। तो आपको ये जो टाइटल मिलते हैं ना, ये आप इनको एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो द इक्विलिब्रियम ऑफ द अपोजिट्स इन द वाइट डेविल, चाहे अगर एक कैरेक्टर हमारा ऊपर, दो कैरेक्टर ऊपर है, तो उसको मैनेज किया इक्विलिब्रियम के थ्रू, दो कैरेक्टर उसी फेम में नीचे की तरफ रखे गए हैं। तो ये लेटेस्ट एडिशन है जिसके ऊपर लिखा गया है। अब इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन, अपोजिट्स एंड द इक्विलिब्रियम एंड द रीइंटरप्रिटेशन। वेबस्टर की जो वाइट डेविल है, डिस्कस इन द टर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग बाइनरीज, इसमें बाइनरी का बहुत अच्छा मिक्स है, तो आप ये लिख के आना। द गुड वर्सेस एविल है, वर्च्यू वर्सेस वाइस है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, मेल वर्सेस फीमेल है, इनर प्योरिटी वर्सेस एक्सटर्नल करप्शन है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं द इक्विलिब्रियम ऑफ अपोजिट्स। सजेस्ट दैट नॉट दीज अपोजिशन सिंपली को एग्जिस्ट बट देयर इज अ बैलेंसिंग, इनके बीच में बैलेंस दिखाया गया है, टेंशन, इंटरप्ले विद द वन पोल अंडरमाइंस ऑफ द रिफ्लेक्ट्स द अदर। अगर एक पोल के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो तो वो पोल दूसरे के बारे में भी डिफाइन करेगा। अगर आप एक कैरेक्टर को ज़्यादा समझ रहे हो तो वो कैरेक्टर दूसरों को बताएगा। अगर आप विक्टोरिया को ज़्यादा समझ रहे हो तो उसका भाई, वो उसके भाई के बारे में भी ज़्यादा बताएगा, नहीं फ्लेमिनियो के बारे में। अगर आप लॉर्ड विको को समझ रहे हो तो इसी तरह से उसको बैलेंस करने के लिए और भी कैरेक्टर्स रखे गए हैं। और ये बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट जो कि रियल वर्ल्ड का है, जिसके ऊपर आज भी बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, कि जितने भी एक एनर्जी, यानी साइंस फैक्ट में भी यूज़ होता है, अगर इतने पॉजिटिव एनर्जी है तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव एनर्जी भी होगी, और इसी को न्यूट्रल और इसी को बाइनरी कंसेप्ट बोला जाता है, बाइनरी अपोजिशन, जो कि लिटरेचर में देखने को मिल रही है। इक्विलिब्रियम, हाउ अपोजिट इंट्रैक्ट्स एंड द बैलेंस, द मिरर एंड द डबल्स, द कलर एज एन अनस्टेबल साइन, ये सब आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल समझा रखा है यहाँ पे। द मोरालिटी वर्सेस द स्पेक्ट्रम रेदर देन द बाइनरी एंड द जस्टिस एंड द रिवेंज। ठीक है, सारे कंसेप्ट को, बाइनरी कंसेप्ट इसमें लिखा गया है। इवन जेंडर, पावर, वॉइस, इन सबको भी इक्विलिब्रियम फेस पे रखा गया है, सबको बराबर मैनेज किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाए। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये नरेटिव ज़्यादा है, और इसी वजह से ये पोस्ट मॉडर्न फेस की राइटिंग कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें मेटा नरेटिव आप जनरेट ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, किस चीज़ की कहानी है, किसको महान दिखाएगा, किसी को नहीं। किस चीज़ की स्टोरी में मेन स्ट्रीम लाइन क्या है, किस चीज़ को दिखाने की ज़्यादा कोशिश की गई है, कुछ नहीं बोल सकते। कौन से इसमें सेंट्रल हीरो है, कुछ नहीं बोल सकते। कौन इसमें ज़्यादा सही है, कुछ नहीं बोल सकते। कौन इसमें ज़्यादा गलत है, कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सब क्या है, दीज आर दी नरेटिव्स। तो हम नरेटिव के बेसिस पे डिज़ाइन है, यानी इसी को हम बोलते हैं मिनी नरेटिव। तो मिनी नरेटिव पे डिज़ाइन, और सारे पोस्ट मॉडर्न राइटिंग जितने भी हैं वो मिनी नरेटिव पे डिज़ाइन है, जहाँ पे मेन हीरो पे फोकस नहीं किया जाता। उसके साथ साथ जो बाकी भी हैं कैरेक्टर्स, और जो राइटर ने कहानी में कैरेक्टर यूज़ करे हैं उनके ऊपर भी उतना ही फोकस देना है। दिस इज़ फॉर द पोस्ट मॉडर्न टेक्निक ऑफ राइटिंग। तो दिस इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ से फिर कंक्लूजन है, देख लेना आप कंक्लूजन को। कंक्लूजन जरूर पढ़ लिया करो, जैसे बैलेंस, इन्वर्जन, मिररिंग, एम्बिग्यूटीज, ये सब कुछ इस राइटिंग में देखने को मिला है। ये सब आपको आंसर राइटिंग में लिख के आना, जहाँ से आपके नंबर बहुत ही एडवांस फेज में जाने वाले।
अब ये स्लाइड सबसे हटके स्लाइड है ना, ये देखो 2007 में पब्लिश हुई है, द एस्थेटिक ऑफ द इमीडिएसी। अब देखो एस्थेटिक ऑफ इमीडिएसी का मतलब है क्या? तो एस्थेटिक ऑफ इमीडिएसी का सिंपल मतलब होता है डायरेक्टनेस। जब आप अपनी राइटिंग में डायरेक्टनेस रखो, यानी डायरेक्ट किसी बात को बोल दो। और एस्थेटिक ऑफ इमीडिएसी का सिंपल मतलब है कि आर्टिस्टिक स्टाइल है जिसमें कि हम डायरेक्ट और रियलिस्टिक पिक्चर किसी चीज़ की दिखाते हैं। तो ये मैंने बोला था मिरर है उस फेस की, तो रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन अगर किसी चीज़ को हम बोलेंगे क्या, द एस्थेटिक ऑफ इमीडिएसी। और यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपर मीडिएशन। हाइपर मीडिएशन का सिंपल मतलब होता है जब हम बहुत सारे अलग अलग एक ही चीज़ को मल्टीपल मल्टीपल वे से इंटरप्रेट करें, यानी मैनी स्क्रीन, मैनी वॉइसेस, मैनी इमेज, मैनी सिंबल, इस तरह के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर मीडिएशन। ये वर्ड वैसे बना है मल्टीपल लेयर ऑफ मीडिएशन के थ्रू, जहाँ पे ऑडियंस जो है कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीडिया और द रिप्रेजेंटेशन। यानी जहाँ पर मैनी स्क्रीन, एक ही चीज़ को बार बार ये अलग अलग स्क्रीन के थ्रू प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अलग अलग वॉइसेस के थ्रू दिखाया जा रहा है। यहाँ जो मैं भी मीनिंग दे रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द हाइपर मीडिएशन। ठीक है, और अलग अलग इमेजेस के थ्रू दिखाया जा रहा है, यही सब हाइपर मीडिएशन है। तो हम एस्थेटिक ऑफ इमीडिएशन यानी डायरेक्टनेस और रियलिस्टिक उसमें, और हाइपर मीडिएशन यानी मल्टीपल स्क्रीन, वो देखने वाले द डम शोज इन द वेबस्टर की वाइट डेविल में। द डम शोज, देखो द वाइट डेविल डम शोज और पर्टिकुलरली द एक्ट ऑफ द पॉइजनिंग, देखो सब पॉइजन का सीन और इसाबेला का डेथ, ये वगैरह वगैरह सीन यानी डायरेक्ट वे से प्रेजेंट किया गया है। एस्थेटिक ऑफ इमिटेशन, a dumb show collapses the audience see trash reenacted silently, instantly gossiping its meaning without any lengthy dialogue। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ करा जा रहा है उसके पीछे उसको मारना है तो उसके लिए इतने इतने बड़े बड़े बवाल चल रहे, नहीं, सीधा मार दिया जाएगा, देखिए है ना। इसको हम बोलेंगे एस्थेटिक ऑफ इमीडिएसी। और हाइपरमीडिएशन का मतलब क्या, एट द सेम लाइन द शेयर द माइम और द मास द साइलेंट गेस्चर रिमाइंड्स अस द थिएटर्स आर्टिफिशियलिटी एंड द मीडियम कॉल्स ऑफ द अटेंशन टू इटसेल्फ। यानी आर्टिफिशियलिटी का दिखा रखा है, यानी जब कोई चीज़ देखो तुम एस्थेटिक ऑफ हाइपरमीडिएशन में, यानी तुम देख रहे हो ड्रामा, तुम्हें पता है ये आर्टिफिशियल वे से दिखाया जा रहा है, जहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन में कई अलग अलग सीन पे भी सेम कंसेप्ट दिखाया गया है, अलग अलग मास्क, अलग अलग गेस्चर, जो कि हमें रिमाइंड करती है कि ये थिएटर का आर्टिफिशियलिटी का फैक्ट है, ये कोई रियल चीज़ नहीं है। वाई बोथ एट वंस, वॉयलेंस एज इमीडिएट स्पेक्टेकल, यानी वॉयलेंस को दिखाया गया है, उसके साथ साथ क्या है, वॉयलेंस एज द मीडिएटेड सिंबल। और मीडिएटेड सिंबल का मतलब क्या है, उसको मल्टीपल लेयर में दिखाया गया है, यानी वॉयलेंस को डायरेक्ट भी दिखाया गया है और वॉयलेंस को हमें अलग अलग मीनिंग यानी पॉलिटिकल, मॉरल, इस तरह फॉर्म में भी दिखाया गया इस राइटिंग में। बाकी क्रिटिकल इम्प्लीकेशंस में हम देख सकते हैं मेटा थिएटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेटा नरेटिव को ही मेटा थिएटर बोल देते हैं। पॉलिटिकल रेजोनेंस दिखाया गया जो कि 1606 का और 1605 का गन पाउडर प्लॉट दिखा रखा है, वही है। और एस्थेटिक अभी हमने देखा, एस्थेटिक ऑफ इमीडिएसी का। अब ये है क्या, so there are very few heroes in the White Devil. The character who is most consistently decent is the young Prince Giovanni। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Giovanni comes of the age over the course of the play and he gets the plenty of advice from both his father, the Duke of the Bresciano, and from his father's rival, the Duke of the Francisco। उसको कई सारे एडवाइस मिल रहे हैं क्योंकि अब वो नया ड्यूक बना है, तो दोनों दे रहे हैं, ब्रेशियानो भी ड्यूक था और फ्रांसिस्को भी ड्यूक था। But while each of these prominent men instruct the Giovanni in the bravery and the selflessness needed to be the successful leader, पर दोनों ने ब्रेवरी की बात बताई है और सेल्फलेसनेस की बात बताई है। और without a role model to learn from, the Giovanni begins to lose his boyish generosity। पर जियोवानी का जो डिसीजन लेना था, ऊपर से ऐसे से लोग उसको दे रहे थे एडवाइस, पर उनको छोड़ने के बाद भी इसने एंड ऑफ द प्ले द अदर कैरेक्टर फील दैट द जियोवानी इज ए हार्श एंड द क्रूअल एज इट ही वाज टॉट टू इमिटेट। और उससे बोला गया जैसे पहले से चले आ रहे हैं, जो डिक्टम फॉलो करते आ रहे हैं बाकी ड्यूक, वैसे तुम फॉलो करो और सबको। पर Giovanni trajectory that demonstrate that the play's most important political message with the great power comes from the great responsibility, and the princess should be the example not only for their the family member but the successor but for the communities they govern। कितनी प्यारी लाइन बोली है ना। पर जियोवानी को ये पता था कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पावर कम्स विद ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पावर आई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, और हमें जो है अपने फैमिली मेम्बर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचना होता है। इसलिए कॉर्नीलिया यानी विक्टोरिया फ्लेमिनो मार्सिलो मदर सेज द लाइव्स ऑफ द प्रिंसेस शुड लाइक द डायल्स मूव वेयर द रेगुलर एग्जाम्पल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे मेक द टाइम्स बाय देम गो राइट और रॉन्ग। चाहे समय चाहे कितना ही खराब जाए, पर वो डायल की तरह उन्हें मूव करते जाना है, यानी अपना नहीं देखना, सबका ही देखना है। बहुत अच्छी लाइन है। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स एंड लीडिंग बाय फोर्स के अंडर डाल रखा है इसको।
This emphasis on leading by the example is especially fascinating given the early modern period in the Webster writing 1612 the concept of the अब ये हम बोल सकते हैं एक तरह की गवर्नमेंट के ऊपर ये पॉइंट आउट किया गया है कि चाहे वो अब हम बोले कि जैकोबियन पीरियड में जेम्स वन के ऊपर किया गया हो या फिर वो प्रोटेस्टेंट के ऊपर किया गया है या फिर ये कैथोलिक्स के ऊपर किया गया है इस तरह के ये कंसेप्ट को रखा है यहाँ पे punishment and the repentance. The White Devil Webster play was also of the lust and the murder in the 16th century began the banishment and the end of the torture. ये देख रहे हैं हम कहानी में कई जगह पनिशमेंट है कई जगह रिपेंटेंस है जैसे हम देखते हैं कि फ्लेमिनियो जो है वो रिपेंट की फीलिंग में चला जाता है कई पनिशमेंट में कई जगह बैनिशमेंट किया गया है ठीक है तो ये उस तरह का एक तरह का एमेलगेशन है दोनों का मिक्सचर है बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह के कैरेक्टर को उठा के आगे लिख देना द क्लास एंड द करप्शन On the surface level, the Webster play The White Devil is a dramatic story of the lust and the revenge. बिल्कुल सही lust and revenge से भरी हुई है तो भाई ये दोनों चीज़ तो ध्यान ही रखना है lust and revenge. As the lover Vittoria and the Duke of the Bresciano plot to kill their respective spouses, but beneath this thrilling exterior, there is also a more complicated story about the privilege that come with the having money, about the challenges those without the resources. इसके बाद बोल रहे हैं कि दैट थ्री ऑफ द शोज द मेन कैरेक्टर ब्रेशियानियो फ्रांसिस्को मॉन्टिसेलो ऑल द मैन ऑफ द ग्रेट वेल्थ इन्फ्लुएंस द कमिट द हॉरिबल क्राइम तो यानी सिंपल बोल रहे हैं देखो जो क्लास में जितना सुपीरियर था उन्होंने उतना हॉरिबल क्राइम कर रखा है इसमें और उतना ज़्यादा करप्शन उनमें देखने को मिला जो कि एक सोसाइटी के एक स्ट्रेटा को समझाती है हमें और इस तरह से वाइट डेविल जो है मैं बोल रहा हूँ बार बार इज मिरर ऑफ दैट फेस और तो ये मिरर है उस फेस के बेशक ये मेटा नैरेटिव फ्रेम में नहीं डिज़ाइन की गई है अगर मेटा नैरेटिव फ्रेम में डिज़ाइन की जाती तो ये बायस राइटिंग होती इससे हमें कुछ नहीं मिलता ना सोसाइटी के बारे में एक तरह से पूरा इंटरप्रिटेशन मिलता पर अब जो है ये मिनी नैरेटिव के फ्रेम में रखी गई है जिसके थ्रू हम क्लास और बाकी जो लोअर जो कैरेक्टर हैं उनको भी देख सकते हैं द एक्सटर्नल वर्च्यू वर्सेस इंटरनल वर्च्यू ये वही है ना नॉर्मल जैसे कि बंदे जो बाहर दिखते हैं वो वैसे है नहीं ये उसी का एक्सटेंशन है पढ़ लेना आप The double standard of the desire. Now, over the course of the White Devil 1612 play by the Englishman Webster, every nobleman Victoria life calls her a whore. Indeed, when the show begins, the Victoria does betray her husband Camillo by having an affair with the Duke of Bresciano. But while the Bresciano, despite being just as married as Victoria, faces almost no consequences of his behavior. यानी डबल स्टैंडर्ड यानी काफ़ी कैरेक्टर के यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ऑफ डिज़ाइन है दोहरी इच्छाएं दिखाई गई है कैरेक्टर की वो तो आप खुद ही कर सकती हो नॉर्मल कि हर कैरेक्टर किस तरह से अपनी दो ख्वाहिश लेके चल रहा है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए चलेगा ये उसी का एक्सटेंशन आप एक बार रोक के स्लाइड को आराम से पढ़ लेना अब आते हैं फोर शेडोइंग अब फोर शेडोइंग है क्या एंड द वाइट डेविल फोर शेडोइंग सबसे पहले व्हाट इज़ फोर शेडोइंग है ना इसको समझते हैं फोर शेडोइंग एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ऑथर हिंट देता है एज ए प्लॉट डेवलपमेंट that don't actually occur until the later in the story. Foreshadowing can be achieved directly or indirectly by making the explicit statement or leaving the subtle clues about what will happen later in the text. तो यानी फोरशॉडिंग का सिंपल मतलब एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि आपको पता है इनवेज अ हिंट एट ए प्लॉट डेवलपमेंट जैसे जैसे प्लॉट आगे की तरफ मूव होगी प्लॉट पता होगा देखो स्टोरी सिंपल स्टोरी है राजा ने रानी को मार दिया दिस इज़ अ स्टोरी अब प्लॉट क्या है राजा ने रानी को इसलिए मारा क्योंकि रानी जो है वो गद्दार थी एक तरह की दिस इज़ प्लॉट प्लॉट मीन्स क्या था द रीज़न बिहाइंड दिस स्टोरी इज़ कॉल्ड द प्लॉट अगर रीज़न है हमारे पास स्टोरी के पीछे अगर हमें कारण पता है और रीज़न पता है तो हम उसे क्या बोलेंगे दिस इज़ प्लॉट तो वही बोल रहे हैं जैसे प्लॉट का फर्दर डेवलपमेंट होता है जैसे रीज़न वाले फैक्टर का आगे आगे डेवलपमेंट होना शुरू होता जाएगा वहाँ जो है जो कहानी का जैसे जैसे आगे की तरफ डेवलप होना शुरू होगी तो रीडर को वहाँ पे क्ल्यू मिलने लग जाएंगे कि अब टेक्स्ट में आगे क्या होने वाला है दिस इज़ कॉल्ड फोर शेडोइंग इसी को क्या बोलते हैं हम फोर शेडोइंग यही है तो यानी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि ऑथर हिंट देता रहता है प्लॉट डेवलपमेंट के साथ साथ यानी ऑथर ने अपनी राइटिंग ऐसी लिखी हुई है कि जैसे तुम आगे आगे मूव करोगे तुम्हें हिंट मिलता जाएगा अब हल्का फुल्का क्या होने वाला है ताकि एक तरह के इंटरेस्ट फैक्टर को बनाया जा सके द रशियन ऑथर द एंटन शेकॉफ इस तरह का काफ़ी यूज़ करता था इवन दैट वन ही रोड दैट इफ़ यू से द फर्स्ट चैप्टर दैट देयर इज अ राइफल हैंगिंग ऑन द वॉल इन द सेकंड एंड द थर्ड चैप्टर इट्स एब्सोल्युटली मस्ट गो ऑफ अगर पहले चैप्टर में आप ये दिखा रहे तो सेकंड और थर्ड में उसके बारे में डिस्कस करो थोड़ा थोड़ा आइडिया दो इसका मतलब क्या है उस राइफल को किसी ने उठा लिया इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चलेगी ये आप फोर शेडोइंग कर रहे हो है ना पहले में राइफल दिखाया अगले सीन में राइफल को गायब कर दिया इसका मतलब किसी के हाथ लगी है अब राइफल को ऐसे लेकर तो घूम नहीं रहा होगा उसका कुछ ना कुछ तो करेगा इसी को बोलते हैं फोर शेडोइंग
ये हमारे पास एक्सट्रीम अनक्शन है, ठीक है, अंक्शन जिसे बोलते हैं। यानी सिंपल मतलब क्या होता है कि कैथोलिक्स में एक होता है कि जब कोई मरने वाला हो तो उसके हाथों पे इस तरह का ऑइंटमेंट यानी तेल वेल लगा देते हैं वो इस तरह का। तो यानी यहाँ पे जैसे कि लॉर्ड विको है एंड कैस्पेरो, वो कैपुचिन मंक बन के आए थे, उसके बाद प्रेटेंड टू ऑफर दी ब्रेशियन हो एक्सट्रीम अनक्शन है ना, तो उसको कुछ वो तेल लगा रहे थे एक्सट्रीम लेवल में कि एट द लास्ट मोमेंट टू रिवील देयर ट्रू आइडेंटिटी एज एज मॉर्टल फोर्स। अब वो उसको दिखाना भी चाहते हो तो एंड में उन्होंने बता भी दिया कि वो कौन है, यानी उसके सच्चे दुश्मन है, ठीक है, द मॉर्टल फोर्स। ठीक है, तो एक्सट्रीम अनक्शन का सीन दिखाया गया इसमें। एक कैथोलिक में होता है जैसे कि कोई अगर बीमार हो या फिर किसी के ऊपर मौत का कोई खतरा हो, तो ऐसे में क्या होगा, एक पवित्र तेल निकालते हैं वो लोग और उसके बाद उसको लगाते हैं ताकि इस तरह से कोई चीज़ सही हो जाए। ठीक है, तो ये कैथोलिक संस्कार यानी कैथोलिक उसमें ज़्यादा माना जाता है इस तरह की चीज़ें। तो एक्सट्रीम अनक्शन। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म है दैट्स कॉल्ड द मैकियावेली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू कॉल समवन द मैकियावेली, इसका सिंपल मतलब क्या है, ये जब भी यूज़ किया जाता है वर्ड, इसका मतलब ये निकोलो मैकियावेली से है कि रेनेसां इटालियन फिलोसफर था, फेमस फॉर राइटिंग द पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन लिखता था ये, इटालियन का एक फिलोसफर। जहाँ इसने ऐसी एक राइटिंग लिखी, द प्रिंस, बहुत फेमस राइटिंग है द प्रिंस, जहाँ मैकियावेली ने आर्ग्यू करा दैट द प्रिंस शुड फोकस ऑन द पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि प्रिंस वो जो कि फोकस किस पे रखे, पावर पे और कॉन्फ्लिक्शन पे रखे, एंड इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, उसका डर होना चाहिए ना कि उसके अंदर वो प्यार पे ज़्यादा नहीं फोकस होना चाहिए, उसका डर होना चाहिए। देन रियलिटी, तो वहाँ से मैकियावेली पॉलिटिकल थ्योरी आ गई कि मैकियावेली का मतलब कहा जो भी एक ऐसा राजा हो जो अपना डर दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि वो प्यार करता है, ये नहीं दिखाता, वो ज़्यादा प्यार पे फोकस नहीं होगा, वो अपना डर दिखाएगा कि डर होना चाहिए उसका। ठीक है, उस तरह को हम बोल देते हैं कि मैकियावेली है। ठीक है, तो अब यही है वाइट डेविल में जो है, फ्लेमिनियो यूजेस द वर्ड द मैकियावेलियन प्योरली एज एन इंसल्ट। उसने फ्रांसिस्को ड्यूक है इसमें, एक तो ड्यूक ऑफ ब्रेशियनी, एक फ्रांसिस्को भी ड्यूक है। तो फ्रांसिस्को को जहाँ पे मैकियावेलियन बोल दिया, इसका मतलब सिंपल क्या है कि फ्रांसिस्को को ये बोला गया कि वो अपनी चलाता है, वो धोखेबाज और पावर क्रेज है ना, उसको सिर्फ चाहिए पावर। दी हाउस ऑफ कन्वर्टेसी मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, जहाँ पे पेनिटेंट होर को रखा जाता है इस तरह का, ताकि वो सही हो और उसे फील हो कि भाई उसने गलत किया है इस तरह का। कैपुचिन मॉन्क्स क्या है क्या नहीं वो पढ़ लेना आप, यहाँ पे बिल्कुल वैसे भी समझा दिया मैंने कहानी के बीच में। और यहाँ पे फाइनली द वाइट डेविल ख़त्म होती है। सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई, उनको भी थैंक यू, और जो आगे रिक्वेस्ट लेके आएंगे उनको भी। और आपने सिलेबस को आप नीचे यार टाइप कर दिया करो कि ये हमारे पास है, आप इन सारे वर्क को करवा दो, तो मैं पूरे सारे वर्क करवा दूंगा। और इस चैनल को यार पढ़ाने के बाद भी इतना, ये चैनल जो इतने लो लेवल पे है, तो इसको यार प्लीज़ शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर, ताकि ये चैनल भी ऊपर की तरफ आए, मूव हो, क्रीम लेयर तक पहुँचे। और ऐसे और रिक्वेस्ट चाहिए तो मैंने अपना नंबर डाल रखा, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। और थैंक यू सभी को।